एक्चुअली लास्ट सेशन पे हमने क्या डिस्कस किया था, तो वो मैंने बताया आपको। साथ ही साथ मैंने ये भी किया था कि लास्ट सेशन पे मैंने लोगों को गाइड किया था कि मुझे जो इन्वायरमेंट है उसमें आपको पाइथन इंस्टॉल कर, मतलब आपको जो इन्वायरमेंट चाहिए उसके लिए आपको पाइथन इंस्टॉल करनी है, और पाइथन कहाँ से डाउनलोड करेंगे वो मैंने बताया था। और सिंपली मैंने उनको बताया था कि कौन सा एडिटर मैं यूज़ करूँगा। तो मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए पाईचार्म यूज़ करूँगा, तो मैंने फिर पाईचार्म बोला था कि कम्युनिटी वर्जन जो एडिटर है वो आप इंस्टॉल कर लो। तो आई थिंक सभी ने इंस्टॉल कर लिया, राइट? या अभी कुछ लोगों ने नहीं करा है? किसका किसका सेटअप हो गया? हो गया हमारा, मेरा भी हो गया। अच्छा, नौशाद भाई का हो गया, शम्स भाई का हो गया, इरफान भाई आपका भी हो गया, राइट? मेरा नहीं हुआ। जी मेरा भी हो गया। अच्छा अच्छा। और हंजला आपका हो गया? हंजला नजीब हुआ आपका? हाँ सच्ची कल कल कर लेंगे। चलो ठीक है। शोएब आपका हो गया था, राइट? यस। ठीक है, तो अब हम ये कम्युनिटी जो है कि 2021.3.2 ये इसे यूज करना क्या? हाँ हाँ, आप उसमें जाइएगा। जो पाईचार्म की जो साइट मैंने आपको लिंक दिया था लास्ट सेशन में, उस साइट पे अगर आप जाओगे तो आपको 2 वर्जन मिलेंगे विंडोज़ के अंदर। ठीक है, आपके पास विंडोज़ लैपटॉप होगा तो आप 2 ऑप्शंस आएंगे आपके पास, एक प्रोफेशनल आएगा और एक कम्युनिटी वर्जन आएगा। तो आप कम्युनिटी वर्जन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करिए, वो लाइफ टाइम फ्री एडिशन है। ठीक है, उसके बाद उसमें जो भी अपडेट आएंगे वो ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहेंगे। बाकी जो प्रोफेशनल हैं, मैंने कल डाउनलोड किया हुआ था ये पाईचार्म जो है कि 2021.3.2 है, ये सही है ना? हाँ, उससे वर्जन उससे कोई डिपेंड, वो वर्जन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इस तरह से लुक एंड फील आएगा आपका पाईचार्म का। ठीक है, तो मैं मेरा जो प्रोजेक्ट है, ये मेरे प्रोजेक्ट की लोकेशन है। ठीक है, मैं एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पाथ में जाके 1 मिनट, और मैं एक नया जो है वो बनाता हूँ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो 1 मिनट मैं यहाँ से, बिल्कुल स्टार्टिंग से आप दिखा रहे हैं, एक बार स्क्रीन शेयर कर दें। हाँ हाँ, कैसे स्टार्टिंग से बिल्कुल राइट। एक मिनट। अच्छा, आपने बताया मैंने स्क्रीन शॉट शेयर नहीं करी। जी तभी मैंने कहा आपसे। जब स्क्रीन शेयर हो जाए तो मुझे बताइएगा। ये रिकॉर्डिंग मुझे मिलेगा कहाँ से? वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, एक बार बता दीजिएगा मेरी स्क्रीन अगर शेयर हो गई हो। हाँ यस, वी कैन सी योर स्क्रीन। तो ये मेरा प्रोजेक्ट लोकेशन थी। यहाँ पर मैंने ट्रेनिंग्स नाम से जो है प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। अभी मैं क्लासरूम ट्रेनिंग के नाम से एक जो है नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्लासरूम ट्रेनिंग, तो आप कोई भी लोकेशन दोगे जिसमें आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, ठीक है, उसके अंदर एक सिंपल सा फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। तो मैं क्लासरूम ट्रेनिंग्स के नाम से, ठीक है, क्लासरूम ट्रेनिंग्स के नाम से एक ये फोल्डर क्रिएट किया है। ठीक है, और सिंपली इस पाथ के अंदर जाऊंगा मैं, क्लासरूम ट्रेनिंग्स, ठीक है। तो मेरा जो क्लासरूम ट्रेनिंग्स बन गया, ये फोल्डर आपने देखा यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक प्रोजेक्ट फोल्डर आ रहा है क्लासरूम ट्रेनिंग्स। ठीक है, इसके अंदर मुझे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। ठीक है, वर्चुअल एनवायरनमेंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मान लो कि आपके पास पाइथन इंस्टॉल है ऑलरेडी सिस्टम पे, ठीक है, तो आप अगर वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर रहे हो तो उसके अंदर आप प्रोजेक्ट के अंदर जो है जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, फोल्डर्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो, और जो डिफ़ॉल्ट पाथ है पाइथन का वहाँ से आप चला सकते हो। ठीक है, लेकिन आप अगर वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो तो क्या होता है कि वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हो जाता है, यानी आप मल्टीपल पाइथन वर्जन के साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट के साथ में काम कर सकते हो। हर एक प्रोजेक्ट का पाइथन वर्जन आप सेपरेट रख सकते हो। ये एक एडवांटेज है जो हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट देता है। गॉट इट? यानी हम प्रोजेक्ट स्पेसिफिक पाइथन इन्वायरमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर पाइथन का जो भी वर्जन हम चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, रेदर देन कि आपकी मशीन पे कौन सा पाइथन वर्जन इंस्टॉल्ड है उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। गॉट इट? हम चाहें तो डिफरेंट पाइथन वर्जन इस पे इंस्टॉल कर सकते हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक क्लासरूम ट्रेनिंग मैंने क्रिएट करी है, इसके लिए मैं एक पाइथन
वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, CMD करके सीधा जाऊँगा, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे, ठीक है, और इसमें डायरेक्टरी को चेंज करके हम क्लासरूम ट्रेनिंग्स के अंदर जाएंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे पाइथन। ये मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट कमांड लाइन से कैसे क्रिएट करते मैं आपको बता रहा हूँ। ये कमांड आप याद कर लीजिए, हमेशा आपको काम आएगी, ठीक है। हम जिस भी प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं, ठीक है, अगर हम उसके अंदर पाइथन वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो हमारा उस फोल्डर में होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने इसकी डायरेक्टरी को चेंज किया, CD लिखा और CD के बाद मैंने पूरा पाथ दिया, जो मेरा प्रोजेक्ट था। यहाँ पर आप देखिए CD के बाद मैंने पूरा पाथ दिया है, क्लासरूम ट्रेनिंग्स, ठीक है। तो वो हमारा पाथ चेंज हो गया। अब मैं इस पाथ पे हूँ, पहले मैं C के अंदर यूज़र और रफ़ी के अंदर था, और यहीं तक अगर आप देखें तो पहले मेरा जो पाथ था वो यहाँ तक था। फिर इसके बाद मैंने इस पाथ को पूरा चेंज किया, तो मेरे कमांड लाइन पे ये पूरा पाथ चेंज हो गया। अब मैं पाइथन -m वर्चुअल एनवायरनमेंट, ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ। तो मेरा इस फोल्डर के अंदर एक वर्चुअल एनवायरनमेंट, जो भी मेरी पाइथन अभी इंस्टॉल है मशीन पे, उस पाइथन वर्जन के साथ में क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। कमांड रन हो गई है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, राइट? यस। ठीक है, और अभी थोड़ा सा एक टाइम बार रफी भाई एक बार दोबारा बता देंगे वर्चुअल एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर क्यों रहे हैं, मतलब आई थिंक मैंने कुछ मिस कर दिया, तो क्लियर नहीं हुआ मुझे। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है कि आपके सिस्टम पे मशीन पे पाइथन इंस्टॉल होती है, ठीक है। आप अगर इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट नहीं करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सा पाइथन इंटरप्रेटर यूज़ कर सकते हैं पाइचार्म के अंदर। तो आप डिफ़ॉल्ट वाला, जहाँ पे पाइथन आपकी डिफ़ॉल्ट पड़ी हुई है, वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक वर्चुअल एनवायरनमेंट हो जहाँ पर हम सारी लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल करते जाएं, ठीक है, यानी हमारा प्रोजेक्ट की स्पेसिफिक, हमें जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स के लिए लाइब्रेरी चाहिए, यानी जो पाइथन लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है, वो हमारी इस वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर जो है इंस्टॉल होती जाएंगी। गॉट इट? और ये जो है प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होगा। तो हर एक प्रोजेक्ट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसमें हो सकता है हमें 2 लाइब्रेरीज की ज़रूरत हो या 3 लाइब्रेरीज की। तो अननेसेसरी हम ये नहीं कि हमारे सिस्टम के ऊपर मान लो 1000 लाइब्रेरीज पड़ी हैं पाइथन की, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें 1000 लाइब्रेरीज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो क्या करेगी, सिस्टम का जो स्पेस है वो अननेसेसरी खाएगी, ठीक है, उस प्रोजेक्ट के लिए। तो हम क्या करेंगे कि हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, जो हमें पाइथन पैकेजेस चाहिए वो इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल होते जाएंगे और हम उनको अपने कोड में, अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करते जाएंगे, ठीक है। इसलिए हमारा पाइथन वर्चुअल एनवायरनमेंट हम क्रिएट करते हैं। और इसका एक और एडवांटेज ये होता है कि हम कोई डिफरेंट वर्जन, मान लो कोई डिफरेंट वर्जन अगर हम इंस्टॉल करना चाहते हैं पाइथन पे, तो हम वो कर सकते हैं। अभी मुझे उसकी कमांड याद नहीं है, ठीक है। तो उसके थ्रू आप इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में, मान लो कि आपकी मशीन पे 3.5 पड़ा है डिफ़ॉल्ट, ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका प्रोजेक्ट 2.5 या किसी और ओल्डर वर्जन के साथ रन हो, तो आप वो भी अपने जो है अपग्रेड इसमें, इस वाले जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है, इस लोकेशन पे जाके उस वाले वर्जन को आप जो है डाउनग्रेड या अपग्रेड कर सकते हैं। तो पाइथन आपकी अपग्रेड या डाउनग्रेड हो जाएगी उस वर्चुअल एनवायरनमेंट में। गॉट इट? तो आपको जो कॉम्पिटिबिलिटी इश्यूज आते हैं, मान लो कि ये पाइथन आपकी नहीं चल रहा, प्रोजेक्ट आपका उस पाइथन लाइब्रेरी, मतलब पाइथन के वर्जन पर नहीं चल रहा, मान लो उसको रिक्वायरमेंट है 2.5 की और आपके पास पड़ा है 3.0, यानी हायर वर्जन पड़ा है। आपको डाउनग्रेड करना तो आप कर सकते हो, अगर आपको मान लो अपग्रेड करना तो आप अपग्रेड भी कर सकते हो। तो आपको जो रिक्वायरमेंट होती है जिस भी पाइथन वर्जन की, वो आपको एडवांटेज ये देता है कि आपको मशीन पे जो है उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप प्रोजेक्ट में ही अपग्रेड कर सकते हो। गॉट इट? समझ आया? कोई कंफ्यूजन हो बिल्कुल आप आराम से पूछो, अगर आपको नहीं समझ आया फिर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। बाकी लोगों को समझ आया या मैं फास्ट हूँ? कोई भी क्वेश्चन हो, फास्ट हूँ या आपको समझ नहीं, देखो मेरा ऑब्जेक्टिव है समझाना, अगर समझोगे नहीं तो वो क्लियर नहीं होगा, ठीक है। मिस मत करो, कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ आ रही, हाँ ना साफ बोलो। ओके, तो इससे मेरा एक फर्दर क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल मैं कुछ बना रहा था, पांडा जैसे कि एक्सेल के लिए यूज करते हैं, मैंने उसको इंस्टॉल किया, तो अभी के लिए आप कह रहे हो कि जब मैं अभी वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता हूँ तो वो लाइब्रेरी वहाँ पे सिर्फ वहीं पर दिखेगी, बाकी प्रोजेक्ट में वो नहीं शो करेगी। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये कि फॉर एग्जांपल मुझे दूसरे प्रोजेक्ट में फिर से जरूरत पड़ेगी,
तो हाँ, तो मैं पांडा को फिर दोबारा से इंस्टॉल करूंगा? तो आप उसका वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करना, मान लो वो दूसरा प्रोजेक्ट आपने बिना वर्चुअल एनवायरनमेंट के क्रिएट किया, तो आप ये वाले इस वाले प्रोजेक्ट का जो है पाइथन इंटरप्रेटर का पाथ आप दे सकते हो को इसमें पाईचार में। लेकिन आपको प्रॉब्लम कब होगी, जब आप इस प्रोजेक्ट को किसी और मशीन के ऊपर क्या करोगे, माइग्रेट करोगे। मतलब इसको मान लो आपने ट्रांसफर कर दिया दूसरी मशीन के ऊपर, तो फिर आपको ये लाइब्रेरीज नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका जो वर्चुअल एनवायरनमेंट था वो आपने क्रिएट ही नहीं किया था। तो फिर आपको उस वाली मशीन पे जिस पे आपने माइग्रेट करा कोड, वहां पर इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो बेटर ये होता है कि आप जो है वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लो। तो उसका एडवांटेज क्या होता है कि ये पैकेज, ये एक फोल्डर बन जाएगा वर्चुअल एनवायरनमेंट का आपके उस प्रोजेक्ट के अंदर, और इसमें वो सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल होती रहेंगी। ठीक है, तो अगर आप माइग्रेट भी करते हो एक मशीन से दूसरी मशीन पे, तो आपको फिर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होगी। गॉट इट? ठीक है। हसन आपको क्लियर हुआ, राइट? शोएब आपको क्लियर हुआ? इरफान भाई, नजीम, भाई, सबको क्लियर हो गया ना? ये हो गया मामू। ओके ओके, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम इसको एक्टिवेट करते हैं। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी एक कमांड थी, स्क्रिप्ट, मैं वर्चुअल इन्वायरमेंट को मैं देखता हूँ, वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर स्क्रिप्ट्स, ठीक है, जो होती है वो होती है, रुको एक मिनट, मुझे यहाँ से नहीं चलानी है। ठीक है, मैं प्रोजेक्ट में जाऊँगा। अब मैं अपने ये वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया। अगर आप यहाँ पर आओ फोल्डर पे, तो आप यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर सकते हो। एक मिनट, मैं इसको फिर से रीलोड करता हूँ इस प्रोजेक्ट को, इस इंटायर पैकेज जो फोल्डर है। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पर क्लासरूम ट्रेनिंग के अंदर जो है एक वर्चुअल एनवायरनमेंट का फोल्डर क्रिएट हो गया। इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर अगर आप देखें स्क्रिप्ट्स के अंदर python.exe आ चुका है। अब दिख रहा है आपको? दिस इज द पाइथन इंटरप्रेटर। ठीक है, जो मेरा ये वर्चुअल एनवायरनमेंट का एडवांटेज ये हुआ कि यहाँ पर एक इंटरप्रेटर क्रिएट हो गया, इससे मेरा कोड रन होगा। गॉट इट? अब ये लाइब्रेरीज मुझे, पाइथन की लाइब्रेरी मुझे यहाँ पर ही मिल गई मेरे प्रोजेक्ट में। तो ये फोल्डर है, ये क्रिएट हो गया वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर आएंगे टर्मिनल पे, यहाँ क्लिक करिए आप नीचे, टर्मिनल, ये दिख रहा है, मैंने टर्मिनल पे क्रिएट किया पाईचार्म। ठीक है, अभी देखिए मैं कहाँ पर हूँ। मैं अभी, मेरी जो लोकेशन है वो है सी यूजर्स रफ़ी के अंदर पाइथन ट्रेनिंग्स। ठीक है, और मुझे कहाँ जाना है, क्लासरूम ट्रेनिंग। तो मैं इसको चेंज करूँगा, CD क्लासरूम ट्रेनिंग्स, क्लासरूम। और इसके हाँ, CD चेंज डायरेक्टरी, चेंज डायरेक्टरी ये डॉस की कमांड है, चेंज डायरेक्टरी। और फिर मेरी डायरेक्टरी क्या है, अगली डायरेक्टरी क्या है, क्लासरूम ट्रेनिंग। मैं इस फोल्डर में आ गया अब यहाँ पर। गॉट इट? अब मैं इस फोल्डर में आ गया। इस फोल्डर के अंदर ये वर्चुअल एनवायरनमेंट था। अब मैं इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करूंगा, ताकि जो भी इंस्टॉलेशन मैं करूं इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में, वो चीज़ क्या कहते हैं, इंस्टॉल होती जाए। ठीक है, तो उसको वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करने का जो कमांड है वो है वर्चुअल एनवायरनमेंट। मेरा नाम जो वर्चुअल एनवायरनमेंट का VENV है। ठीक है, उसके अंदर मैं लिखूंगा स्क्रिप्ट्स। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या है, ठीक है, स्क्रिप्ट्स कैप्स में लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे स्क्रिप्ट्स। अंदर क्या है, एक होती है यहाँ पर एक कमांड है एक्टिवेट, ये देख रहे हो एक्टिवेट। तो मैं इस एक्टिवेट कमांड को चलाऊंगा यहाँ पर, ये वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। यानी पहले आप क्रिएट करते हो, इसके बाद इस एक्टिवेट करते हो इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को। तो फिर मैं, जब मैं इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करूंगा, तो लास्ट में ये देखो सबसे पहले क्या लिख के आ रहा है, वर्चुअल एनवायरनमेंट ब्रैकेट के अंदर ग्रीन है ना, दिख रहा है आपको? मैं अपना माउस होवर कर रहा हूँ वहाँ पर। हाँ यस दिख रहा है। यस यस। ठीक है, तो ये मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। ठीक है, अब मुझे जैसे मान लो कि मैं अगर इंस्टॉल करूँ यहाँ पर पिप इंस्टॉल, गिव मी अ मोमेंट, पिप इंस्टॉल
pandas. Let's see if it is working or not working. If it is not working, then फिर मैं आपको दूसरा उसका तरीका बताऊंगा, ठीक है। ये कमांड मैंने चला दी है, pip install pandas. See, it is working now, right? The package has been started installing. Guys, are you seeing it? Yes. It's installing collected packages है ना, तो ये पांडा इंस्टॉल हो रहा है अभी। तो आपको दिखा कि आपने सिर्फ कमांड फायर की है। पिप जो है वो कमांड है, पाइथन की कोई भी लाइब्रेरीज को आपको इंस्टॉल करने के लिए पिप आपका इंस्टॉल हो जाता है। यहाँ पे देख रहे हो पिप exe पड़ा है आपका स्क्रिप्ट्स के अंदर। तो जब ये पिप कमांड मारते हो तो उसके आगे का सिंटेक्स होता है इंस्टॉल, और जो भी ये पैकेज आपको इंस्टॉल करना है उसका नाम दे तो वो पैकेज आपका इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। मेरी मशीन शायद थोड़ी सी स्लो है, सो इट्स टेकिंग टाइम, अदरवाइज इतना टाइम नहीं लेती है, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो जाता है। अभी देखते हैं कितना टाइम ले रहा है ये। 5 मिनट 2-3 मिनट ही लगते हैं, 2 मिनट या 1 मिनट का टाइम लगता है। मेरी मशीन शायद स्लो है, 1-2 मिनट ज़्यादा ले रही है। अच्छा रफी भाई, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, मैं ना ओपन कर रहा हूँ पाईचार्म को, तो उसमें जैसा आपकी विंडो आ रही है ना, ऐसा आ नहीं रही, उसमें कुछ पाथ वगैरह मांग रहा है। तो जब आप एक बार सेशन कंप्लीट हो जाएगा ना, तो एक बार देख लेना आप। हाँ हाँ, कोई फिर दिक्कत नहीं। हाँ, क्योंकि एक बार स्टार्ट हो जाए उसके बाद फिर ये देख। राइट राइट। अच्छा, ये चीज जो आप बता रहे हो जैसे कि पिप वगैरह, क्या इसको हम नोट डाउन करें या फिर मतलब इसको व्हाट डू नोट यू डाउन थिंक? करने की ज़रूरत नहीं है। गूगल आप सर्च करोगे पाइथन की कोई भी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने के लिए, तो आपको सबसे पहले लिख के आएगा पिप। पिप क्या होता है? एक पैकेज है। pip.exe फाइल देख रहे हो ना, माउस में होवर कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट्स के अंदर यस आ रहा है, यस। ठीक है। ये एक क्या है कि ये एक कमांड है, ठीक है। इन्होंने एक पैकेज इंस्टॉलर बनाया एक तरह से। जैसे हम क्या करते हैं कि कोई भी GUI बेस्ड फाइल को इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए .exe लगता है आगे, ठीक है। तो इन्होंने एक कमांड बना दी पिप, और ये पिप कमांड क्या करती है, ये कोई भी पैकेज हो, पाइथन की कोई भी लाइब्रेरीज हो, उसको इंस्टॉल करने के लिए एक कमांड लाइन इंटरफेस है एक तरह से। आप आगे लिखते हो पिप, उसके बाद लिखते हो इंस्टॉल, उसके बाद जो भी लाइब्रेरीज आपको इंस्टॉल करनी है उसका नाम दे देते हो। पांडास हो सकती है, ओपनपाई एक्सेल हो सकती है, IBM DB2 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है XYZ जो आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। वो आपका पैकेज उससे इंस्टॉल हो जाएगा। व्हाट इज डेट यार, और ये सिंटैक्स सेम रहेगा हम कोई भी आईडी यूज कर रहे हो, इज इट राइट? हाँ हाँ, ये कुछ सिंटैक्स है, सेम रहेगा, ये गॉट सिंटैक्स। इट। अच्छा, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट जो करते हैं उसका एक बार आप मुझे दिखा दीजिएगा। अच्छा, ये देखो कुछ आप, वार्निंग आ ये गई। लिख के आ जाएगा आपका मैसेज, सक्सेसफुली इंस्टॉल numpy pandas, है ना। और ये जब आपने pandas इंस्टॉल किया तो आपके साथ में ये पैकेजेस डिफॉल्ट इंस्टॉल हो गए, pytx, है ना, और 6 आप ये देख रहे हो ये पैकेजेस। अगर आप यहाँ पर आओगे और इसको रिफ्रेश करोगे लाइब्रेरीज को, यहाँ पर ये लाइब्रेरीज के अंदर सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल होती जाती हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर आके देखोगे तो ये देखो आपके जो भी पैकेज आप इंस्टॉल करोगे, आप देखो लाइब्रेरीज के अंदर ये साइड पैकेजेस के अंदर अगर आप देखो numpy इंस्टॉल हो गया, आपका pandas इंस्टॉल हो गया, ठीक है। तो pandas जब आपने इंस्टॉल करा तो numpy इंस्टॉल हुआ है और बाकी पैकेजेस भी हुए, तो numpy से रिलेटेड जितने पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल हो गए हैं। देखो ये इंस्टॉल हो गए, pandas इंस्टॉल हो गया, pandas इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब आपका जो भी 6x जो भी इंस्टॉल हुआ है डिफ़ॉल्ट, वो आपके यहाँ पर आ गए हैं। देखो 6 आ गया है, ठीक है। और आपका pytz है ना, ये पैकेज इंस्टॉल हुआ है। तो ये सारे पैकेज ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गए हैं आपके, ठीक है। तो ये आपका मैंने एक आपको बताया कि पैकेज कैसे इंस्टॉल करते हैं, वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। ये आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया और उसके अंदर आपका एक पैकेज हमने पांडास इंस्टॉल कर दिया। अगर आप जाएं, अब क्या करेंगे आप, इस पैकेज के अंदर मैं क्या करूँगा, सिंपली एक फाइल क्रिएट करता हूँ पाइथन की, और मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखता हूँ, ठीक है। तो सिंपल प्रोग्राम, सिंपल लिखा मैंने, ठीक है, सिंपल PORG, ये मेरा सिंपल प्रोग्राम है, ठीक है। तो इसके लिए सिंटेक्स क्या होगा कि मैं अब अगर मैं यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँ, प्रिंट, जैसे प्रिंट जो है वो मैंने लास्ट उसमें सेशन में बताया था, प्रिंट जो है वेरी यूजफुल कमांड, मतलब स्टेटमेंट है जो हम पाइथन में यूज़ करते हैं
है ना, फंक्शन है, इट्स नॉट एन स्टेटमेंट बट एक फंक्शन, ठीक है, जो हम किसके लिए यूज करते हैं, जो भी वैल्यूज है, क्या वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, कोई वैल्यू हमें देखनी है किसी वेरिएबल की, ठीक है, डिबगिंग पर्पज से ये जो फंक्शन है इट्स वेरी यूजफुल, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली इस प्रोग्राम को रन करूँ, ठीक है, तो मैं अगर इसको यहाँ से रन कर सकता हूँ, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये रन बटन देख रहे हैं, रन सिंपल, तो ये आपको देखो मैसेज यहाँ कंसोल पे लिख के आएगा। एक्चुअली थोड़े से इंडेक्सिंग हो रही है पीछे, जो पैकेजेस इंस्टॉल हुए हैं, इट्स टेकिंग टाइम बिट टाइम फॉर इंडेक्सिंग, ओके, बट एक बार जब पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे तो इट विल नॉट टेक दैट मच टाइम, बट अभी ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ठीक है। तो अभी ये बैकग्राउंड में चल भी रहा है प्रोग्राम, बट ये इंडेक्सिंग की वजह से थोड़ा सा टाइम लेगा। अच्छा, ये जो कंसोल में दो पाथ लिख के आ रहे हैं बेसिकली, यानी कि एक पाथ है जहाँ पे क्या है ये, एक तो आपने एनवायरनमेंट जहाँ क्रिएट किया है वो है इसमें, ये दो आपको पाथ आ रहे हैं ना टर्मिनल इसके वाला अंदर ये? देखना है, कहाँ पर, यही इसमें ही जो कंसोल में जो आ रहा है? नहीं नहीं, ये जो भी आ जो रहा था ना आपने जहाँ पर, हाँ, उसमें तो काफी ये लंबा सा जो पाथ है आ रहा रन, था ना ये। ये नीचे, हाँ, ये इसके बाद नीचे कर रहा आप था ये मैं, देख रहे हैं ना, यस। नीचे आप ये देख रहे हैं, हाँ, तो आप अगर देख रहे हैं तो ये कहाँ से चल रहा है, अगर आप यहाँ पर देखें डॉक्यूमेंट के अंदर, ये इस वाले उससे चल रहा है, ठीक है, किससे चल रहा है, इस वाले इंटरप्रेटर से आपका कोड रन हो रहा है, और ये कोड रन भी नहीं हुआ है, सिंपल प्रोग्राम नहीं रन हुआ है, बल्कि कौन सा प्रोग्राम रन हुआ है, सिंपल PORG है ना, तो ये वाला डिफरेंट प्रोग्राम है। अगर आप आउटपुट देखो, यहाँ हेलो गाइस लिख के आ रहा है, यानी जो मैंने लास्ट टाइम क्रिएट करा था वो वाली फाइल रन हुई है, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको हटाने के यस। लिए, इस प्रोग्राम को रन करने के लिए मैं राइट क्लिक करूँगा और मैं रन करूँगा रन सिंपल प्रो, है ना, सिंपल प्रोग्राम। आप देखो आउटपुट क्या आ रहा है, जो मेरा ये प्रोग्राम है अब ये रन हुआ है, अब आप यहाँ पर देखो तो ये चेंज हो गया, राइट राइट। गाइस, आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये पहले क्या था, सिंपल अंडरस्कोर अंडरस्कोर, है ना, ये वाला प्रोग्राम रन हो रहा था, और अब कौन सा रन हो रहा, अब ये वाला रन हुआ, ठीक है। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द वे कि आप अपने जो है कौन से प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं, तो आप इस कॉम्बो बॉक्स में यहाँ पे जो रन की सेटिंग होती है कि कौन सा प्रोग्राम आपको रन करना है, वो आप यहाँ से आके चूज कर सकते हो, ठीक है, इस ड्रॉप डाउन से, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखें, ये कोड देखें, तो आपको ये मैसेज बता रहा है कि ये आपकी जो स्क्रिप्ट रन हो रही है वो इस वाले इंटरप्रेटर से रन हो रही है। तो हमें क्या करना है, हमें ये इंटरप्रेटर चेंज करना है। हमने अभी इंटरप्रेटर की सेटिंग चेंज नहीं करी है, हमारे इस वाले वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर जो ये जो पड़ा है python.org, पाइथन exe, इससे ये इंटरप्रेटर से रन नहीं हो रहा है, यानी हमारा जो इन्वायरमेंट है वो इस वर्चुअल इन्वायरमेंट से रन, मतलब जो कोड है वो इस वर्चुअल इन्वायरमेंट के पाइथन इंटरप्रेटर से रन नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो वो कैसे करते हैं कि हम यहाँ फाइल में आएंगे, फाइल के बाद न्यू प्रोजेक्ट सेटअप पे जाओगे, ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट सेटअप के बाद आप जाओगे सेटिंग्स के अंदर, ये सेटिंग्स नहीं, फॉर न्यू आपको ये प्रोजेक्ट। नहीं कैसे पता लगा रफी भाई, मतलब ये वहाँ हमारे उससे रन नहीं हो रहा है, जो हमने एनवायरनमेंट में हमारा python.exe फाइल है आप इसका वहाँ से? पाथ देखो ना, आप इसका पाथ देखो, तो इसमें यूजर रफी पाइथन ट्रेनिंग, अच्छा उसमें पाइथन ट्रेनिंग सारा है, इसमें नीचे डाउनलोड्स में आ गया कहीं। नहीं, आप यहाँ देखो ना, इक्लिप्स वर्क स्पेस ये सब अलग आ रहा ना, पाईटेस्ट डीबीडी वर्चुअल एनवायरनमेंट स्क्रिप्ट python.exe, ये तो इस प्रोजेक्ट का pytest_bdd प्रोजेक्ट था, उसके अंदर वर्चुअल एनवायरनमेंट पड़ा है, उस वर्चुअल एनवायरनमेंट से रन हुई है। और कौन सा प्रोजेक्ट है ये यहाँ पे बता रहा है, तो ये प्रोजेक्ट होता है, पहला वाला इंटरप्रेटर होता है, दूसरा वाला प्रोजेक्ट होता है। तो अगर पहला वाला तो इंटरप्रेटर हो गया, दूसरा वाला प्रोजेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट तो सही है, ये देखो जिसको मैंने हाईलाइट करा, ठीक है, पाइथन यस। ट्रेनिंग्स, इसके अंदर क्लासरूम ट्रेनिंग्स और सिंपल प्रोग्राम्स को मैं रन कर रहा हूँ। कौन से प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, इस प्रोग्राम को मैं रन कर रहा हूँ, इस फाइल को, ठीक है। ये प्रोग्राम ठीक है, लेकिन इसका जो इंटरप्रेटर है वो अभी सेट नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे फाइल पर, इंटरप्रेटर फाइल, मींस क्या है, मतलब अब थोड़ा बताओ यार मुझे, थोड़ा सा मैं वीक हूँ इसमें। अच्छा, इंटरप्रेटर मींस? मैंने हाँ। आपको लास्ट सेशन आपने मिस कर दिया, उसमें दो चीज़ें बताई थी कि एक होता है कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज होती है और एक होती है इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज।
पाइथन हमारी अच्छा, क्या है कि हाँ वो ठीक है। इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, ना कि जो है हाँ, कंपाइलर बेस्ड है, ठीक है। तो राइट। जिससे इंटरप्रेट होना है, यानी कि लैंग्वेज को जब आप जो कोड को रन करेंगे तो आपका कोड जो है मशीन लैंग्वेज में क्या होता है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट होता चलेगा, ठीक है। यस, यस। तो वो किससे होगा, वो हमारे एक इंटरप्रेटर से होगा, python.exe से। वो python.exe फाइल आपकी कहाँ पड़ी है, वो पाथ हमें कॉन्फ़िगर करना होता है। तो वो हम कहाँ से करते हैं, फाइल पे जाएंगे, प्रोजेक्ट आपका सेट है ऑलरेडी, ठीक है। प्रोजेक्ट पे आप फाइल्स पे गए, फाइल्स के बाद आप जाएंगे न्यू प्रोजेक्ट सेटअप। गाइस इसको नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक हमेशा काम सेकेंड। देगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, वरना आप हमेशा रन करोगे प्रोग्राम और गड़बड़ होगी, आपको समझ नहीं आएगा क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये मुझे भी, जब मैंने पाइथन सीखी थी तो मुझे बहुत गड़बड़ी होती थी कि यार मेरी ये लाइब्रेरी मैंने इंस्टॉल यहाँ करी है, साला चल क्यों नहीं रहा है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें आपको फिर प्रॉब्लम करेंगी। आप इंस्टॉल कर लोगे पैकेज और कहोगे यार पैकेज ही नहीं चल रहा है, पैकेज ही नहीं चल रहा है। आपको यही नहीं पता चलेगा कि आपका गड़बड़ी कहाँ पर, आपकी रन सेटिंग गड़बड़ है, प्रोजेक्ट सेटिंग गड़बड़ है, कॉन्फ़िगरेशन गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है। गॉट इट गाइस। जी। तो आप कहाँ आओगे फाइल के अंदर, हम्म। न्यू प्रोजेक्ट सेटअप। न्यू प्रोजेक्ट सेटअप के बाद आप जाओगे यहाँ पर सेटिंग्स फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स, ठीक है। जब आप इसको क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपका आएगा पाइथन इंटरप्रेटर, आ रहा ना, यस। ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर कौन सा आपका सेट कर रखा है आपने, देखो रफी पाइथन ट्रेनिंग्स के अंदर वर्चुअल एनवायरनमेंट है ना, ट्रेनिंग्स। तो हमारी ट्रेनिंग्स वाला तो नहीं है, हमारा क्या है, क्लासरूम ट्रेनिंग्स। हमारे देखो पैकेजेस, देखो यहाँ पर ओपन पाई एक्सेल हमने नहीं इंस्टॉल करा है, ये भी आ रहा है, ठीक है। और हम, ठीक है, तो हमने ये पैकेज तो नहीं इंस्टॉल करा था। तो ये देखो आप यहाँ पर देखोगे तो लिख के आ रहा है छोटा छोटा, देखो यहाँ पर पाइथन ट्रेनिंग के अंदर ट्रेनिंग वाला आ रहा है, ट्रेनिंग वाले के अंदर वर्चुअल एनवायरनमेंट, यानी ये दूसरा वाला जो प्रोजेक्ट है ना ट्रेनिंग्स, इसका वर्चुअल एनवायरनमेंट हमारा सेट करा हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम ये सेटिंग वाले पे क्लिक करेंगे, ऐड वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट, यानी वो इन्वायरमेंट हम पहले ही क्रिएट कर चुके हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट, हम एग्जिस्टिंग वाले पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी हमारा यहाँ देखेंगे कि हमारा इंटरप्रेटर आ रहा है, यहाँ देखो कोई इंटरप्रेटर नहीं आ रहा है, तो हम ये 3 डॉट से इस पे क्लिक करेंगे। 3 डॉट्स पे जब आप क्लिक करोगे तो आपसे पूछेंगे कौन सा वाला आपको चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये ट्रेनिंग्स वाला फोल्डर, हमें सेलेक्ट नहीं करना है, हमें कौन सा करना है, क्लासरूम ट्रेनिंग्स। गाइस क्लियर, हम कहाँ आएंगे, क्लासरूम ट्रेनिंग्स। क्लासरूम ट्रेनिंग्स के अंदर हम स्क्रिप्ट्स में जाएंगे, स्क्रिप्ट्स के अंदर हम कहाँ जाएंगे, python.exe। गाइस क्लियर हुआ, ये देखो अब वर्चुअल एनवायरनमेंट का पाथ क्या हुआ, पाइथन ट्रेनिंग, उसके अंदर क्लासरूम ट्रेनिंग, वर्चुअल एनवायरनमेंट, स्क्रिप्ट, और उसके अंदर python.exe, यानी ये मेरा जो है प्रोजेक्ट का इंटरप्रेटर है। गॉट इट गाइस। इसको हम ओके क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद मेक अवेलेबल फॉर ऑल प्रोजेक्ट। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे प्रोजेक्ट में कहीं इस इंटरप्रेटर को आप यूज करना चाहते हैं तो मेक अवेलेबल टू ऑल प्रोजेक्ट्स आप क्लियर टिक करेंगे, ओके करेंगे, और उसके बाद उसको ये अपडेट कर देंगे। अभी आप देखेंगे, देखो आपका पैकेज जो है चेंज हो जाएगा। आप अप्लाई करेंगे और इसको फिर ओके करेंगे, ठीक है। अभी आपके पैकेजेस आने दो, रिफ्लेक्ट होने दो। अब देखो नमपाई है, पांडा है, पाईटीजेड है और 6, ठीक है। ये आपके इंस्टॉल हुए थे पैकेज, बाकी सब तो डिफॉल्ट थे, ठीक है। तो ये हमारा जो है, ये हमारा राइट इंटरप्रेटर है। अभी किसने ज्वाइन किया है, जोया आपने ज्वाइन किया है, जुबैर भाई आपने ज्वाइन किया है, 2 लोगों ने और ज्वाइन किया है। यस सर।
तो जोया आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और जुबैर भाई आप भी कर सकते हैं, ठीक है, आप दोनों, क्योंकि बाकी सब ने इंट्रोड्यूस कर दिया अपने आप को। एक बार ग्रुप को पूरे को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, आप क्या करते हैं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं, और पाइथन को लेके आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, बस ये 4 लाइन आप बोल सकते हैं। जोया आप बता सकते हैं, पहले आप बता सकते हैं अपने बारे में। My name is Zoya Armas and I am from Lucknow and I am pursuing BTech CSC from KMCLU University and I have so many expectations to learn Python so I can do a better coder in future and I want to do a projects on it in future after learning it. So, चलिए ग्रेट। जोया बता रही हैं वो लखनऊ से हैं और उनको जो है अपना कैरियर जो है पाइथन में बनाना है आगे चल के, ठीक है। तो जोया आपने थोड़ा सा मिस कर दिया, हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यूज़ करें। एनीवे हम ये सेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इससे पहले वाला सेशन जो था वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। उसमें हम पाइथन के बारे में बताया था कि पाइथन का पूरा होल इंट्रोडक्शन था, 2.5 घंटे का वो करीब सेशन था। उसमें जो भी लोगों ने ज्वाइन करा था उनका इंट्रोडक्शन था, और पाइथन हम क्यों यूज़ करते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या है, वो कब स्टार्ट हुई, वो इतनी पॉपुलर क्यों है, वो कहाँ कहाँ यूज़ होती है, वो सारे चीज़ों पे हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने पाइथन इन्वायरमेंट कैसे सेटअप करते हैं उसकी बात करी थी। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि पाइथन में एक नया प्रोजेक्ट कैसे, पाइचार्म एडिटर में हम एक नया प्रोजेक्ट कैसे वर्चुअल एनवायरनमेंट के साथ क्रिएट करते हैं। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है, ठीक है, तो आपको ये सेशन थोड़ा सा देखना पड़ेगा शुरू का, ठीक है, उससे आपको आइडिया होगा कि वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि कोई भी प्रोजेक्ट जब हम पाइथन में क्रिएट करते हैं उसके लिए हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लेते हैं। उसका एडवांटेज ये होता है कि जो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हमारी रिक्वायरमेंट होती है हम उस पाइथन के वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल करते चलते हैं, यानी उसकी जो करस्पॉन्डिंग लाइब्रेरी जो भी हमें चाहिए होती है वो हम उस इन्वायरमेंट में इंस्टॉल करते चलते हैं। उसका एडवांटेज ये होता है कि हम उस प्रोजेक्ट को अगर हम एज ए होल मल्टीपल मशीन्स पर रन करना चाहें जहाँ पे पाइथन इंस्टॉल है और हमारे पास डिफरेंट एडिटर्स हैं, तो हमें कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना होता है दोबारा से, गॉट इट। वो हम प्रोजेक्ट का फोल्डर पूरा उठा के एक लोकेशन से, एक मशीन से दूसरी मशीन पे ले जाएंगे और हम पूरे का पूरा प्रोजेक्ट चला सकते हैं। क्लियर हुआ okay, आपको? sir. Okay, yes sir. चलिए अभी हम आपको शो कर रहे हैं यहाँ पर कि हमने पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो हमने चेंज कर लिया। अगर मैं इस बार इस प्रोग्राम को रन करूं, ठीक है, अभी इसके बाद आपको एक और सेटिंग चेंज करनी होती है। एक तो होता है कि फाइल के अंदर हम जाते हैं और न्यू प्रोजेक्ट सेटिंग्स के अंदर जाके हम सेटिंग करते हैं। जोया आप देख लेना रिकॉर्डिंग को कि हम क्या करते हैं यहाँ से, ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है वो सब मैंने बताया है, Okay, वो sir. आप, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पर रन पर आओगे और रन पे जाने के बाद एडिट कॉन्फ़िगरेशन इस वाले बटन को क्लिक करोगे। इससे क्या होगा कि आपको बताना होगा कि आपका रन टाइम पे कौन सा इंटरप्रेटर कॉल हो रहा है, ठीक है, और आपको कौन सा इंटरप्रेटर चाहिए। तो आप यहाँ पर आओगे तो आप देखोगे कि आपने कौन सा चूज कर रखा है। तो ये पाइथन इंटरप्रेटर यहाँ पर लिख के आ रहा है। प्रोजेक्ट आपका दिख रहा है कि आपका ये प्रोजेक्ट है, सिंपल प्रोग्राम के अंदर ये वाली फाइल को आप रन कर रहे हो। वर्किंग डायरेक्टरी आपका ये वाला प्रोजेक्ट है, क्लासरूम ट्रेनिंग्स, ठीक है, ये सब आपको पता चल रहा है। तो आप जब यहाँ पाइथन इंटरप्रेटर को क्लिक करोगे तो आपके पास देखो ये सारे अवेलेबल इंटरप्रेटर्स हैं। तो आपका कौन सा वाला इंटरप्रेटर आपको यूज़ करना है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो आपका डिफ़ॉल्ट आ रहा है, ये देखो इक्लिप्स टेस्ट डीबीडी, ये वाला हमारा कॉल कर रहा था डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम को, ठीक है। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें कौन सा चाहिए था, हमारे पास विंडोज़ ऐप का पड़ा है, फ्लास्क का पड़ा है, स्क्रिप्ट्स का पड़ा है। हमने जो अभी क्रिएट किया वो हमारे पास यहाँ नहीं दिखा रहा है, तो उसको नहीं दिखा रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें 1 मिनट, अच्छा, अगर वो इंटरप्रेटर यहीं पे अगर दिखा रहा होता ड्रॉप डाउन में तो फिर आई थिंक उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी जो हमने अभी पूरा करा था अभी न्यू प्रोजेक्ट सेटअप में जाके पूरा सब वो कुछ। तभी दिखाई देगा जब हम उसको वहां से क्रिएट करते हैं, वहां पर जाके क्रिएट करते हैं पूरा, तब यहाँ पर आकर दिखाई देता है। देखो ये दिख रहा है ना, अच्छा, मैंने स्क्रॉल नहीं करा था नीचे, ठीक है। तो आप मुझे ये वाला सेट करना पड़ेगा। तो अब मेरा कोड इस वाले से चलेगा, ठीक है। इसको अप्लाई करिए और अप्लाई करने से ओके कर दीजिए।
एक जगह से आप ऐड करते हो और दूसरा रन में जाके आप उसको कॉन्फ़िगर करते हो। रन में कॉन्फ़िगर करने का मतलब होता है कि आपका कोड किस इंटरप्रेटर से रन करेगा, और पाइथन न्यू प्रोजेक्ट सेटअप में जाके आप उसको क्रिएट करते हो कि ये वाला हमारा जो है जो इंटरप्रेटर हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर पड़ा है उसका पाथ देते हो, फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट सेटअप के अंदर से पाथ देते हो, और रन में जाके उसको कॉन्फ़िगर करते हो कि भाई हमारा कोड इस वाले इंटरप्रेटर से ही रन होना चाहिए हर बार। गॉट इट? यस। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसके बाद आपको कभी भी इंटरप्रेटर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप कोड रन करोगे, आपका कोड स्मूथ चलेगा, आपको कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि मैंने यार ये लाइब्रेरी यहाँ इंस्टॉल करी थी और ये लाइब्रेरी पाथ इसको मिल क्यों नहीं रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो मेजर इशू होता है कोड के अंदर कि यार मैंने ये पैकेजेस इंस्टॉल किए, मेरे ये पैकेजेस नहीं चल रहे, कोड नहीं रन कर रहा है, लाइब्रेरी क्यों नहीं दिखा रहा है, वो सारे इश्यूज आपको नहीं आएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमें ऐसे ही रन करना है, ऐसे ही इसका पाथ ऐड करना है और इसका रन कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग ऐसे चेंज करनी है ताकि हमारा कोड हमेशा जो है इसी पर्टिकुलर इंटरप्रेटर के साथ रन करे। ठीक है, अब आप इसको रन कर लीजिए बेधड़क। अब आपको यहाँ पर ये देखेंगे कि आप ये जो इंटरप्रेटर आ रहा था आपका लिख के, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, सिंपली यहाँ से रन कर सकते हैं या फिर राइट क्लिक करके प्रोग्राम के ऊपर भी रन कर सकते हैं। अब आप देखो यहाँ पर, देखो आपको दिख रहा है प्रॉब्लम रिजॉल्व। यस। और आपका प्रोजेक्ट का फोल्डर दूसरा वाला कौन सा फोल्डर है? आपका प्रोजेक्ट का फोल्डर है। ये बता रहा है कि ये प्रोजेक्ट के अंदर ये फाइल हम रन कर रहे हैं, और ये बता रहा है कि आपका इंटरप्रेटर ये वाला है। क्लियर? आपको हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब आपको क्या करना है, अब आपके पास मान लो कि ये हमारे पास हो गया कि सिंपल प्रोग्राम। अब आप बात करते हैं, पहले हम डे 1 क्लासेस को लेके चलते हैं, इसमें टॉपिक्स क्या क्या है। पाइथन सिंपल प्रोग्राम, तो हमने एक पाइथन का सिंपल प्रोग्राम ये लिखा है। ठीक है, पाइथन हेलो, एक स्टेटमेंट हमने प्रिंट करी है, हेलो गाइस लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, एज वाई जेड। ये प्रिंट फंक्शन क्या करता है, उसको कंसोल पे प्रिंट करा देता है। मैं राइट क्लिक कर भी चला सकता हूँ और वहाँ से भी चला सकता हूँ, इस बटन से भी चला सकता हूँ। तो अब हेलो गाइस लिख के आएगा। ठीक है, तो जो भी आप चाहते हो, तो ये एक आपकी स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है। इट्स ए सिंपल प्रोग्राम, एक तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है, और अब ये आता है कि इंडेंटेशन, सिंटेक्स बहुत ज़रूरी होता है। मैंने पिछले सेशन पे बात करी थी कि सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स क्या होता है कि आपके सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके थ्रू आप कोड लिखते हो। यानी अगर आप जावा की बात करूं तो जावा में कोई भी वेरिएबल आप डिफाइन करने जाते हो तो पहले लिखते हो, अगर वो इंटीजर टाइप का होता है इंटीजर वेर, और उसके बाद अगर उसको आपको कोई वैल्यू असाइन करनी है तो आप ऐसे लिखते हो 10। ठीक है, अगर आप कोई फंक्शन लिखने जाते हो तो फंक्शन मान लो फंक्शन लिखते हो तो आप क्या करते हो, मान लो कि वॉइड करके जो भी नेम है, कोई मान लो नेम फंक्शन है। ठीक है, नेम कोई फंक्शन है और उसके अंदर अगर मान लो कोई भी आपका आर्गूमेंट नहीं है तो आप उसको ऐसे लिखते हो कि आर्गूमेंट नहीं दिया, और उसके बाद आपको ब्लॉक के अंदर कोड लिखते हो। राइट, ये सिंटेक्स होता है, ये जावा के अंदर का सिंटेक्स है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई भी आपको इस तरह से सिंटेक्स यूज़ नहीं करते हैं। इसका यहाँ पर टोटल सिंटेक्स जो है डिफरेंट है। तो अगर कोई वेरिएबल आपको क्रिएट करना है तो आपको उसका जो टाइप है, वेरिएबल टाइप आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रन टाइम पर डायनेमिकली वैल्यू जो वेरिएबल है उसकी टाइप एलोकेशन होती है। ठीक है, अगर आपने वेरिएबल लिखा और वेरिएबल के अंदर आपने 10 डाल दिया, मान लो 10 डाला, ठीक है, इसको 10 वैल्यू असाइन करिए तो ऑटोमेटिकली रन टाइम पे ये इंटीजर टाइप बन जाएगा। अगर आपने 10.9.8 डाल दिया तो फ्लोट टाइप बन जाएगा। अगर आपने 10 जे डाल दिया तो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप बन जाएगा। अगर आपने मान लो के वेरिएबल पे स्ट्रिंग डाल दिया, कोई स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी, स्ट्रिंग है ना, माई नेम डाल दिया, कुछ भी डाल दिया स्ट्रिंग माई नेम, ठीक है, तो ये रन टाइम पे क्या बनेगा, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बन सकता है। अब स्ट्रिंग में भी दो तरह से आप स्ट्रिंग लिख सकते हो, डबल कोट्स में डालोगे तो भी चलेगी, सिंगल कोट्स में डालोगे तो भी चलेगी। ये तो हो गया वेरिएबल से रिलेटेड सिंटेक्स। ठीक है, अब अगर मान लो यहाँ पे फंक्शंस लिख रहे हो, ठीक है, तो होता क्या है कि अगर आपने लिखा फंक्शन, ठीक है, तो उसके लिए आपका एक डिफाइन जो होता है कीवर्ड होता है, डिफ है ना, DEF, जिससे आप डिफाइन करते हो फंक्शन को। अब मान लो कोई फंक्शन नेम है, आपने लिखा फंक्शन फॉर कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन। अब आपने इसके अंदर मान लो कोई वेरिएबल पास किए A, B, दो वेरिएबल पास किए हैं, ठीक है, A, B, ये आपको मैं बता रहा हूँ
सिंटेक्स के बारे में, ठीक है। तो आपको फिर कॉलन देना पड़ता है और कॉलन के बाद आप एंटर मारोगे तो ऑटोमेटिकली आपको उस पोजीशन पे ले जाएगा जहां से आपको कोड लिखना है इसके अंदर। ये इंडेंटेशन है, इसका मतलब आपको एक टैब फंक्शंस के अंदर बॉडी जैसे आप लिखते हो ना कर्सिव उसके ब्रैकेट के करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हो जावा में कोड, ठीक है, ब्लॉक बनता है। यहाँ पे ब्लॉक कैसे बनेगा कि आपका कोड फंक्शन के अंदर ऑटोमेटिकली जो है एक टैब के बाद लिखा जाएगा, ठीक है। तो टैब एक स्पेस आ जाएगा आपका, टैब स्पेस के बाद ही आप कोड लिख सकते हो, तभी वो काम करेगा। यहाँ पर अगर मान लो मैंने लिख दिया, ठीक है, समेशन सम लिख दिया, मान लो कोई एक वेरिएबल है उसमें सम किया मैंने, वैल्यू डाली a+b, ठीक है, a+b। आप सिंटेक्स देख रहे हो, ये फंक्शन लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, और मैं प्रिंट किया, एक मिनट, आपने देखा कि मैंने पहले कोड लिख रहा था तो मेरी पहली लाइन पे मतलब यहीं से लिखा जा रहा था कोड, ठीक है, लेकिन जब मैंने फंक्शन लिखा तो फंक्शन के बाद आपने जब एंटर मारा तो फंक्शन कहाँ गया, फंक्शन के अंदर ये ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी एक टैब के बाद आपकी वैल्यू जो नेक्स्ट लाइन लिखी जाएगी फंक्शन के अंदर। तो ये बता रहा है ये एक तरह से क्या हो गया, जैसे जावा में आपका ब्लॉक बनता है ना, जावा में आपका ब्लॉक बनता है जो आप करली ब्रेसेस देते हो इसके अंदर, तो ये बताता है कि आपका ये फंक्शन है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक जो है ये फंक्शन की स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपका अलाइनमेंट अपने आप ऑटोमेटिकली जो है उस पोजीशन पे होती जाती है फंक्शन के अंदर जहाँ पे आपको कोड लिखना है। अगर मैंने मान लो कोड इस लाइन पे लिखा होता, ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये क्या करेगा, ये मुझे कंपाइल टाइम एरर देगा, ठीक है। ये देखो अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, यानी पोजीशन सही नहीं है। अगर मैं इसको टैब मार दूं, ठीक है, और इसके बाद फिर से रन करूं, देखा, यानी ये स्टेटमेंट प्रिंट होनी थी, ये प्रिंट हो गई, और ये वाला सिर्फ जो है इंटरप्रेट हुआ है, लेकिन ये चूंकि हमने इसको कॉल नहीं किया फंक्शन को तो ये हमें कुछ भी रिजल्ट नहीं दे रहा है, ठीक है। इसको हम कैसे कॉल करेंगे, तो ऑब्वियसली इस फंक्शन को कॉल करने के लिए फिर हम अगेन उसी पोजीशन पे जाएंगे, यानी फंक्शन को, इस फंक्शन को हमें कॉल करना है, इसका जो नाम है वो हम लेंगे और सेम पोजीशन पे जाएंगे जहाँ पर, ठीक है, इस पोजीशन पे जाके, और इसके अंदर मान लो अगर हमने दो वेरिएबल पास कर दिए 2 और 3, तो ये यहाँ से कॉल हो जाएगा, ठीक है। पहली स्टेटमेंट ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी और उसके बाद ये फंक्शन कॉल होगा। तो मैं ये आपको इंडेंटेशन समझा रहा हूँ, मैं आपको सिंटेक्स बता रहा हूँ कि ये सिंटेक्स क्या होता है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है फंक्शन के अंदर कहाँ से लिखी जाएगी, अदरवाइज ये इंडेंटेशन या सिंटेक्स करेक्ट नहीं होगा। सिमिलरली अगर मान लो कोई आपने फॉर लूप लिखा होता, तो फॉर लूप अगर आप लिख के, मान लो फॉर लूप का ये तरीका होता है कि फॉर लूप अगर आप लिख लो, फॉर लिखा आपने और मान लो कि एक इंडेक्स है, इंडेक्स जो है 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्स, और ये फॉर लूप का सिंटेक्स है इंडेक्स इन रेंज, रेंज करके मैंने एक फंक्शन है जो कि आपका जो नंबर्स होते हैं उनको एक रेंज प्रोवाइड कर देगा। अदरवाइज अगर आप सिंपली लिखो कोई नंबर 10 डाल के तो वो आपका जो है उस उतने टाइम आइट्रेट नहीं होगा लूप, लेकिन अगर आप रेंज लिख दिया तो आपका ये आइट्रेट हो जाएगा लूप, ठीक है। यानी एक रेंज 0 से लेकर 4 तक वैल्यूज आपकी प्रिंट हो जाएंगी। तो ये आप देख रहे हैं जब मैं इसको एंटर मार रहा हूँ यहाँ से, यहाँ पे ये देखो कॉलन के ऊपर मैं कर्सर रख रहा हूँ और एंटर मार रहा हूँ, तो जो मेरा कर्सर है वो ऑटोमेटिकली उस पोजीशन पे जा रहा है जहां से मुझे कोड लिखना है। तो ये कोड, इसका मतलब अगर मैं इस कर्सर, अगर मैं इस पोजीशन से बाहर आ जाऊं, मैं यहाँ आ जाऊं, यहाँ पे कोड लिखूं, तो फिर मैं इस जो फॉर लूप है इस ब्लॉक के अंदर नहीं हूँ, गॉट इट। इस फॉर लूप के अंदर कोड नहीं लिख रहा हूँ बल्कि फॉर लूप के बाहर लिख रहा हूँ। तो ये जो इंडेंटेशन है ये बहुत ज़रूरी है, आपको याद रखना है कि मैं कोड कहाँ लिख रहा हूँ। फॉर लूप बना रहा हूँ तो फॉर लूप के अंदर लिखना है, फॉर लूप के अगर बाहर आ गया तो ये स्टेटमेंट जो है मेरे मेन प्रोग्राम की स्टेटमेंट हो गई, गॉट इट। अच्छा, इसमें एक चीज़ पूछ रही थी, जैसे हम कोई फंक्शन है, हम कुछ भी लूप रन कर रहे हैं, उस केस में अगर मैं एक लाइन ब्लैंक छोड़ देता हूँ जैसे आपने अभी छोड़ी फॉर लूप में, उस केस में भी एरर देगा या फिर उसमें कोई एरर नहीं देगा? मतलब अगर नॉर्मली प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि देखो फॉर लूप तो लिख दिया, ठीक है, हाँ, फॉर लूप लिखा है, लेकिन फॉर लूप के अंदर कुछ भी मैंने चलाया नहीं है। अभी मैं इसको रन करता हूँ तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक।
तो ये किसके लिए मांग रहा है, ये फॉर लूप के लिए मांग रहा है। अगर मैंने फॉर लूप के अंदर यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं दिया है, मैं इसको यहाँ पे पास लिख देता हूँ। पास होता है कि पर मैंने बोल तो इम्प्लीमेंटेशन तो फंक्शन दूसरे फंक्शन को बोल रहा है, लेकिन वो तो फंक्शन अंडरस्कोर कैलकुलेशन वाले को हाँ, वो इसलिए बोल रहा है प्रॉब्लम। क्योंकि ये वाली की वजह से इस वाले को एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये जो है इसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि तो ये इसमें वाले एग्जैक्ट एरर नहीं दिखा रहा एग्जैक्टली एरर किस लाइन में है। हाँ ये देखो लाइन 6 पे बता रहा ना एरर, देखो ना मैंने अगर ये नहीं लिखा, लाइन मैंने 6, अगर अच्छा इसने ब्लैंक को भी लगाया नहीं के इसको नहीं लिखा तो यही तो आ रहा था, लाइन 6 को बता रहा ना कि लाइन 6 को वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस इंडेंट इस वाले ब्लॉक के अंदर होनी चाहिए, फॉर लूप के अंदर। लेकिन फॉर लूप को मैंने लिखा ही नहीं है। और फिर मैं फॉर लूप को यहाँ पे एक सिंपल सा कीवर्ड है पास, ठीक है, मैं सिंपल ये लिख दूंगा, मैं इसको इम्प्लीमेंट नहीं करूँ फॉर लूप को, इसको पास लिख दिया, अब ये एरर नहीं मारेगा। तो बेसिकली ये कंसीडर कर रहा है कि जो फंक्शन लिखा हुआ है वो फॉर लूप का पार्ट है वो। यस, वो ये कह रहा है कि ये इंडेंट, ये जो फॉर लूप है ये इसका इंडेंट ब्लॉक कंप्लीट नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख प्रिंट करके प्रिंट, ठीक है, और मैं इंडेक्स लिख दूँ तो ये फॉर लूप मेरा कितने बार चलेगा। अभी रुको मैं इसके बारे में बताता हूँ, पहले ये आप एक बार देख लो कि ये देखो आपका हेलो गाइस आया, सबसे पहले ये स्टेटमेंट 6 प्रिंट टाइम। हुई, उसके बाद फॉर लूप चल गया हमारा 0 से कहाँ तक चला, 5 तक, 0 से 5 तक, यानी ये 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है। इधर आप इस तरीके से लिख सकते हो 0 कॉमा करके, और अगर आप नहीं चाहते हो और जहाँ से आप चाहते हो स्टार्ट करना वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, जो भी रेंज रहना चाहते हो, 2 से स्टार्ट करना चाहते हो, 3 से स्टार्ट करना चाहते हो, 0 से स्टार्ट करना चाहते हो, वो आप यहाँ पे रेंज दे सकते हो, ठीक है। तो डिफॉल्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, हमेशा फॉर लूप हमारा इंडेक्स जो है 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारी एक इंडेंटेशन होती है, ये हमारा सिंटेक्स होता है कि फंक्शंस के अंदर अगर आप फंक्शंस लिख रहे हो, फॉर लूप लिख रहे हो, इफ ब्लॉक्स लिख रहे हो, तो अगर आपको इफ ब्लॉक लिखना है तो कहाँ पर आपका जाना चाहिए कर्सर, कहाँ पे। अगर फॉर लूप के अंदर हो तो फॉर लूप के अंदर लिखना है तो कहाँ पर कर्सर होना चाहिए। फॉर लूप के बाहर आओगे तो ये पोजीशन रहेगी जहाँ से प्रोग्राम आपका लिख के चले आ रहे थे। गॉट इट। इस इंडेंटेशन को आप समझ लीजिए, इस ब्लॉक के कॉन्सेप्ट को अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई तो आप जब भी प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको जो है एरर नहीं आएगा प्रोग्राम में, ठीक है। अगर मान लो ये स्टेटमेंट, ये प्रिंट स्टेटमेंट को मैंने इस तरीके से लिख दिया, अब ये क्या चलेगा, ये फंक्शन ये समझेगा कि यहाँ तक तो फंक्शन है, यहाँ तक तो एक फंक्शन है, ठीक है। ये सम कहाँ आ गया, प्रिंट सम कहाँ आ गया, बाहर आ गया, तो ये सम को प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि सम कहीं हमने डिफाइन ही नहीं किया है। और जो सम, ये जो वेरिएबल है इसका स्कोप क्या हो गया, लोकल हो गया, फंक्शन के अंदर ही हो गया। तो अभी ये सारी चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए वरना और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैं सिंपली ये बता रहा हूँ कि जो इंडेंटेशन है वो देखना है कि हमारा जो मेन प्रोग्राम चलता आ रहा था, जैसे स्टेट बाई स्टेट आप स्टेटमेंट बाई स्टेटमेंट आप लिखते चले आ रहे थे। गिव मी अ मोमेंट, मैं सब डिलीट कर देता हूँ। मान लो आपको प्रिंट, आपने लिखा प्रिंट, है ना, रफ़ी, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका एक मेन स्टेटमेंट, ये आपकी जो आपका मेन प्रोग्राम है इसके अंदर आपको यही इस पोजीशन से लिखनी है स्टेटमेंट्स, ठीक है। अगर मुझे 2 वेरिएबल लिखने थे, ए इक्वल टू मैंने लिखा 2 और बी इक्वल टू मैंने लिखा 3, ठीक है। अब मैंने इसको सम कर दिया, सम इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी, और प्रिंट सम कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कहाँ से मेरा स्टेटमेंट कहाँ से चलती आ रही है, इसी पोजीशन से चलती चली आ रही है, ये स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट लिखता चला आ रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर मैंने कोई फंक्शन लिखना है, मान लो कि फंक्शन डिफाइन करना है, तो मैंने डिफाइन और फंक्शन कुछ भी है, गेट वैल्यू, ठीक है, एक फंक्शन मैं लिख रहा हूँ गेट वैल्यू, और इसके अंदर मैं कोई भी वेरिएबल पास नहीं कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कॉलन दिया, उसके बाद एंटर मारा, तो इसने मुझे ऑटोमेटिकली वो पोजीशन दे दी यहाँ पे मुझे इस कोड के अंदर स्टेटमेंट्स लिखनी है। इसका अपने आप ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन जो है सेट है। गॉट इट, आपको कुछ नहीं करना है। क्लियर? क्लियर है एकदम। ठीक है, आपने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट, प्रिंट आपने यहाँ पर जो भी प्रिंट कराना है आपने मान लो कि लिख दिया हेलो, फिर आप फंक्शन से बाहर आ गए। अब आपको ये फंक्शन कॉल करना है तो आपको इसी पोजीशन पे जहाँ पे आप लिखते चले आ रहे थे ना, वहीं पे आ जाएंगे, आप लिखेंगे गेट वैल्यू और ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। अगर आप देखें तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट कॉल होगी, उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, लाइन बाई लाइन कोड आपका लाइन बाई लाइन चलता है हमेशा, ठीक है। फिर यहाँ पर आएगा, ठीक है, इसको ये जो फंक्शन है डिफाइन हुआ है तो इसको तो
कॉल करने के लिए फिर यहाँ पर आके एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले क्या होगा, रफ़ी प्रिंट होगा, फिर आपका ये वैल्यू जो कैलकुलेट होगी 2 3 5 हो जाएगा, प्रिंट करेगा 5 को, फिर ये जो है गेट वैल्यू फंक्शन कॉल होगा। तो अगर मैं इस कोड को रन करूँ सिंपली तो क्या आएगा मेरा, देखा आपने, रफ़ी और रफ़ी के बाद फिर ये सम, और सम के बाद ये हेलो प्रिंट होगा। क्लियर, आपको सिंटेक्स क्लियर हुआ। ये एक सेट ऑफ रूल है। अगर आप फॉर लूप अगर आप चलाएंगे, फॉर लूप लिखेंगे या इफ एल्स लिखेंगे, मान लो इफ ए इज ग्रेटर देन बी लिखते हैं, अगर आप इफ, अभी मैं ये सब भी सिखाऊंगा आपको बाद में, ये कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, आप इसके बाद एंटर मारोगे तो ये कहाँ गया ऑटोमेटिकली, ये गया इफ ब्लॉक के अंदर। गॉट इट, ये ऑटोमेटिकली उस ब्लॉक के अंदर चला जाता है। एंटर मारने पे कॉलन पे आपने यहाँ कॉलन पे कर्सर रखो और एंटर मारो तो सीधा इस ब्लॉक के अंदर जाएगा। ये एक्सपेक्ट करेगा कि इस ब्लॉक को कि इस इफ एल कंडीशन की जो वो है, क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन है, वो कंप्लीट करिए। इस इंडेंटेशन पे, ओरिएंटेशन पे ये अपने आप चला जाएगा कर्सर। ठीक है, और आपसे पूछेगा कि आप भाई इसको इम्प्लीमेंट करो। अगर आप इसको छोड़ देते हैं, मान लो आपने इसको छोड़ दिया, आपने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, अभी देखो ये एरर मार देगा। देखा, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक, वो यहाँ पर एक ब्लॉक को, एक स्टेटमेंट को, सेट ऑफ स्टेटमेंट को एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये कंडीशन अभी इंप्लीमेंट नहीं हुई है। गॉट इट मेरे भाई, सबको पूछ रहा हूँ मैं। ओके ओके क्लियर, एवरीबॉडी क्लियर? रफी भाई, एक्चुअली में आई हैव डाउट, जब भी स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो प्रिंट करके लिखते हैं, अगर हम कोई तो फिर फाइंड करके लिखते हैं? नहीं नहीं, ये जितनी भी चीजें हैं, ये जितनी भी लाइन ऑफ कोड है, ये सारी स्टेटमेंट्स हैं। बट गिव मी अ मोमेंट, कंट्रोल ज़ेड। जितनी भी लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, इनको लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स ही बोलते हैं, ये स्टेटमेंट्स बोली जाती हैं। जितनी भी लाइंस हैं ये सब में स्टेटमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे आके ये फंक्शन हो गया। फंक्शंस क्या होता है, फंक्शन इज ए कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, क्योंकि हम एक फंक्शंस के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स हो गए कि हम क्या परफॉर्म करना चाह रहे हैं, क्या एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट है, जैसे आप सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, तो आप जाहिर सी बात है वो सारी स्टेटमेंट्स होती हैं, एक के बाद एक जो भी आप बोलते जा रहे हो। तो यहाँ पे भी कोड क्या करता है कि आपका जो है जो आपकी इंटेंट है, ठीक है, आपको कोड के थ्रू जो भी टास्क अचीव करनी है उसके लिए आप मल्टीपल लाइंस का कोड लिखते हो। हर एक लाइन को क्या कहते हैं, एक स्टेटमेंट कहते हैं। और अगर इन्हीं मल्टीपल लाइंस को अगर आप एक फंक्शंस के अंदर लिख देते हो तो वो क्या कहलाता है, वो फंक्शन कहलाता है। मल्टीपल लाइंस के ब्लॉक को हम क्या कहते हैं, एक तरह से फंक्शन कहते हैं। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्टिव के साथ लिखा जाता है, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को या टास्क को अचीव करने के लिए लिखा जाता है, हम उसको क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। फंक्शन इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल लाइंस और मल्टीपल स्टेटमेंट। क्लियर है गाइज? हसन, आपको क्लियर हो? आपको तो क्लियर होगा राइट, ये सब चीजें? जी जी रफी भाई, रफी भाई चीजें बहुत सारी चीज क्लियर नहीं हो पा रही है। मैं बताऊं तो बी फ्रैंकली आपको, जब तक शायद प्रैक्टिस करूंगा जब भी शायद क्लियर हो खुद से। बाकी चीजें भी बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन है। अच्छा, आपको क्या चीज इरफान भाई क्लियर नहीं हो रहा है? नहीं, मेरा ऑब्जेक्टिव ही यही है कि क्लियर करना। अगर आपको कोई भी डाउट आपको क्लियर नहीं हो रहा है, ये आपको नहीं समझ आ रहा है, ये आपको समझ आ रहा है ना, कोड हम कहाँ से लिखते हैं, इसी पोजीशन से लिखना शुरू कर देते हैं। इसी पोजीशन से लिखना शुरू करेंगे हम। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया, ये आपको इसी पोजीशन से क्लियर आप लिखना शुरू कर दे रहे हैं। अभी मैंने आपको पोजीशन बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको पोजीशन बता रहा हूँ, इंडेंटेशन बता रहा हूँ कि अगर फंक्शन है तो ब्लॉक की कंडीशन में कर्सर कहाँ रखते हो। आपको एक टैब यहाँ पे रख के अगर आप एक टैब मार दोगे तो आप उसी पोजीशन को पहुंच जाओगे जहाँ से ब्लॉक के मतलब फंक्शन के या फॉर लूप के या जो है इफ एल्स कंडीशंस के अंदर आपको जो है स्टेटमेंट लिखनी है। ठीक है, यानी एक टैब का डिफरेंस होता है। ठीक है, सिंपल एक टैब का। अगर मैं यहाँ पर रख के एंटर मारूंगा तो देखो यहाँ पर आ रहा है, और ये कितने स्पेसेस हैं, टोटल 4 स्पेसेस हैं। एक टैब में 4 स्पेस होते हैं। ठीक है, तो 4 स्पेस का फर्क है। 4 यानी स्पेसेस, अगर स्पेस बार को आप क्लिक करोगे तो 4 बार क्लिक करोगे तो आप इस पोजीशन पे आ जाओगे। तो अगर आप मान लो कि आपको नहीं पता है, ठीक है,
तो अभी तो ये सिंपल सा ये कोड है। आपको जब बड़ा कोड लिखोगे, लेंथी कोड लिखोगे ना, 1000 लाइन के कोड, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लाइंस क्रिएट होती चली जाएंगी, ठीक है। एक अलाइनमेंट आपको मिलती चली जाएगी कि हाँ इस पोजीशन पे आपका फंक्शन लिखा हुआ है, उस फंक्शन के अंदर आप गए हो, ठीक है, उसके अंदर आपने कंडीशन लिखी हो, उस कंडीशन के अंदर आप गए हो, तो ऑटोमेटिकली आपको लाइंस मिलती चली जाएंगी। अभी आपको, और क्योंकि ये तो बहुत ईजी है इसलिए मैं आपको सिर्फ पोजीशन बता रहा हूँ कि आप इस पोजीशन को, इस इंडेंटेशन को समझ लो, इस इंडेंटेशन के कंसेप्ट को। जैसे आप जावा के अंदर ब्लॉक्स होते हैं जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखे जाते हैं, वही है यहाँ पर। क्या है कि बस खाली टैब की पोजीशन होती है, टैब की पोजीशन पे आप कोड लिख देते हो तो वो आपका उस फंक्शन के अंदर हो जाता है। अगर उस टैब को अगर आप यहाँ पे लिख दोगे तो ये फंक्शन से बाहर आ जाएगा, सिंपल। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये मेन फंक्शन का पार्ट हो जाएगा। ये पूरा क्या है, ये जब मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया, ये मेरा मेन प्रोग्राम है, तो ये मेन प्रोग्राम का पार्ट हो जाएगा। अगर ये मैं टैब मार दूंगा यहाँ पे कर्सर रख कर अगर मैं टैब मार दूंगा तो फिर ये जो है इस फंक्शन का पार्ट हो गया, ये इस फंक्शन का पार्ट हो गया, और ये लोकल हो गई स्टेटमेंट। समझ रहे हो, इस फंक्शन की लोकल स्टेटमेंट हो गई या फंक्शन स्पेसिफिक स्टेटमेंट हो गई, ना कि मेन प्रोग्राम स्पेसिफिक। अगर मैं आप लोगों से पूछूं यहाँ पे मेन प्रोग्राम की कौन सी स्टेटमेंट्स हैं, तो आपकी मेन प्रोग्राम्स की ये सारी स्टेटमेंट्स हैं। ये स्टेटमेंट आपकी मेन प्रोग्राम की है, ठीक है। ये कंडीशन आपकी मेन प्रोग्राम की कंडीशन है। ये फंक्शन आपका मेन प्रोग्राम के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये ब्लॉक, ये लाइन ऑफ कोड आपका जो है तो फंक्शंस के अंदर आ रहा है, तो फंक्शंस का पार्ट है, लोकल है, इसका स्कोप क्या है, फंक्शंस तक है। जैसे ही मैं इस फंक्शन से बाहर आऊँगा, ये प्रिंट, ये वेरिएबल, मान लो कि मेरे पास वेरिएबल मैंने लिखा यहाँ पर ए, ठीक है। अभी मैं सब बताऊँगा आपको, बेटर है कि मैं उन चीज़ों पे नहीं जाऊँ, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ रही है ना, ये पोजीशन है, खाली आपको पोजीशन याद रखनी है। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। हाँ, पोजीशन समझ में आ रही मुझे, पोजीशन में ठीक कोई है, इशू नहीं है। लाइन बाय लाइन ये अगर आप लिखते हुए ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि ये मेन प्रोग्राम के अंदर लिख रहा हूँ। ये फंक्शन भी मैंने मेन प्रोग्राम के अंदर रखा। फंक्शंस के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी है, ये स्टेटमेंट जो है अब इस फंक्शन का पार्ट है। और फंक्शन के अंदर जो भी लिखता जाऊंगा, मैं कैसे लिखता जाऊंगा, मैं एंटर मारता जाऊंगा। देखो यहाँ इन पोजीशन पे जो भी लिखता जाऊँ, प्रिंट मान लो कैट है ना, अगर मान लो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, या यहाँ पर कंट्रोल डी करता जाता हूँ, रुको, कंट्रोल डी देखो, ठीक है। और मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। अब आप देखो, ये इतनी स्टेटमेंट मैंने लिखी है, ठीक है। ये किसके अंदर है, ये सारी की सारी कहाँ है, इस फंक्शंस के अंदर है। गॉट इट, ऐसे फंक्शन बनता है। क्लियर इरफान भाई, ये बहुत आसान है इरफान भाई, इससे कंफ्यूज मत हो। ये कीवर्ड के थ्रू डिफाइन, जो डिफ कीवर्ड होता है, इससे फंक्शंस को हम डिफाइन करते हैं। यानी फंक्शन हमेशा डिफाइन जो होता है विद इन पाइथन विद दिस कीवर्ड, डिफाइन कीवर्ड के थ्रू। इसके बाद एक स्पेस देते हैं, ये एक इसका सिंटेक्स है। उसके बाद फंक्शन नेम, जो भी फंक्शन आपको चाहिए जिस भी नाम से, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, XYZ कुछ भी लिख दूं मैं, XYZ या है ना, ये XYZ लिख दिया, अंडरस्कोर टैग लिख दिया, अंडरस्कोर HDT कुछ भी लिख दिया, ये मेरा फंक्शन नेम हो गया। क्लियर इरफान भाई, इस फंक्शंस के अंदर अगर मुझे फंक्शंस हमेशा आर्गुमेंट्स लेता है या तो आर्गुमेंट्स नहीं लेता है, जो मेरी रिक्वायरमेंट्स है, अगर मुझे आर्गुमेंट्स पास करने हैं, n नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स मैं पास कर सकता हूँ। जब मैं n नंबर की बात कर रहा हूँ तो मतलब 10, 20, 25, 30, 100 है ना, 1000, जितने चाहूँ उतने कर सकता हूँ। समझ रहे हो, तो ये जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, ये इस फंक्शन का पार्ट है, यानी इस फंक्शंस के अंदर लिखी गई है, तभी ये इस पोजीशन से लिखी गई हैं। ये आपने जो डेफ लिखा या प्रिंट लिखा, ये सब क्या कमांड है? कौन सी वाली? जैसे आपने डेफ लिखा या प्रिंट लिखा, ये सब कमांड है क्या? ये प्रिंट जो है फंक्शन है, डिफ जो है कीवर्ड है। ये इनबिल्ट है, इनबिल्ट फीचर्स हैं, ये जो है बिल्ट इन फीचर्स हैं पाइथन लैंग्वेज के, ठीक है। यानी डिफ जो है ये सिंटेक्स है फंक्शंस को लिखने का, ठीक है। पहले हम लिखेंगे def डिफ,
उसके बाद स्पेस देंगे, उसके बाद लिखेंगे जो भी हमारा फंक्शंस का नाम होगा जो हम देना चाहते हैं। मान लो कि हम इसको एक मीनिंगफुल नाम दें, जैसे मान लो कि हम दें इसको कि गेट कैलकुलेटेड वैल्यू, तो फंक्शन नेम हमेशा ऐसे लिख के जाते हैं, कैलकुलेटेड वैल्यू। गॉट इट? नौशाद भाई, शम्स भाई, इरफान भाई, ठीक है। डिफ के बाद जी स्पेस, भाई, बिल्कुल स्पेस के क्लियर है। बाद जो भी फंक्शन नेम, और फंक्शन नेम जो होगा वो हमेशा मीनिंगफुल होगा, उससे वो हमें बताएगा कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। उसको हमेशा हम जो एक्चुअल प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें हम उसको फंक्शंस को हमेशा मीनिंगफुल रखते हैं, उससे हमें देखते ही लगना, पता चलना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं इस फंक्शन से। गॉट इट? तो यहाँ पे, और ये इसका सिंटेक्स होता है कि हमेशा लोअर केस में लिखा जाता है, अंडरस्कोर दे के लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने गेट कैलकुलेटेड वैल्यू, अब इसके अंदर इतनी लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, तो ये सारे का सारा पार्ट किसका है? इस फंक्शंस का, ठीक है। इसके अंदर फिर हमने, अब हम इसके बाहर आ गए, जब हम इसके बाहर आ गए स्टेटमेंट के, एक मिनट, अब अगर देखो हम इसके बाहर आ गए तो ये हम फिर मेन प्रोग्राम के अंदर मूव कर गए, तो हम यहाँ पे जो कुछ भी लिखेंगे वो हमारा अच्छा, मेन प्रोग्राम होगा, ठीक है। इसमें इनबिल्ट जो भी सिंटेक्स होते हैं कितने होते हैं? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। अभी तो मैं आपको बेसिक चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आप उन चीज़ों को टेंशन मत लो जो क्या क्या चीज़ें होती हैं आगे, वो आप अपने आप जब धीरे 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 आपका बेस बन जाएगा ना, तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। हाँ, कैसे ये क्यों आ रहा है या ये क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ ये फंक्शन जो है प्रिंट फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इस पर ध्यान दो। और ये कीवर्ड जो है डिफ कीवर्ड हम फंक्शन डिफाइन करने के लिए करते हैं, लेकिन हमें ये समझना है कि ये जो पोजीशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर हम इस फर्स्ट लाइन फर्स्ट जो है पोजीशन पे कर्सर लिख रहे हैं प्रोग्राम को, मतलब स्टेटमेंट को, तो ये मेन प्रोग्राम का पार्ट है। अगर हम इसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं तो वो उसी पोजीशन पे क्रिएट होगा, फर्स्ट पोजीशन पे, लेकिन उसके अंदर की स्टेटमेंट्स जो है टैब दे के लिखी जाएंगी सारी की सारी, तो वो उस फंक्शंस का पार्ट हो जाएंगे। ये फंक्शन इम्प्लीमेंट हो गया, ये फंक्शन डिफाइन हो गया, है ना, और डिफाइन के साथ साथ इम्प्लीमेंट भी हो गया। अगर ये मैंने सेट ऑफ स्टेटमेंट इसके अंदर नहीं लिखी होती तो ये फंक्शन आईटी टेक्नोलॉजी में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूं तो ये एक्सपेक्ट करेगा इसकी बॉडी को, ठीक है। और ये इंडेंटेशन एरर, देखो, एक इंडेंटेड ब्लॉक की एरर को मारेगा कि ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। देखो इसने एरर मार दी, ठीक है, इस पोजीशन पे मारी, क्योंकि इसको इफ ए बी को जो है एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है, किसके अंदर एक्सपेक्ट कर रहा है? यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है। गॉट इट? क्योंकि या इस फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन जो है कंप्लीट नहीं है। अगर मैं इसको छोड़ दूं, मान लो यहाँ पे लिख दूं पास, तो आप देखना इस पे एरर नहीं मारेगा। किस पे एरर मारेगा? इफ ब्लॉक पे मारेगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने कुछ नहीं डाला है यहाँ पर। गॉट इट? आप देखो, अभी मैं इसको चलाऊं तो देखो ये कैलकुलेटेड फंक्शन तो एरर नहीं मारेगा। कहाँ एरर मार रहा है? कैलकुलेटेड, गेट कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है। अब कहाँ मार रहा है? क्यों मार रहा है? क्योंकि गेट कैलकुलेटेड वैल्यू के लिए लाइन कौन सी? 14 पे मार रहा है एरर, ठीक है। तो इसके लाइन 14 इसको कह रहा है, इसको एक्सपेक्ट कर रहा है ये लाइन 14, यानी अगर आप देखो तो लाइन 14 को मान रहा है कि इस इफ एल्स कंडीशन का पार्ट है। अगर मैं इफ एल्स में यहाँ पे भी पास लिख दूं और मैं इसको सिंपली रन कर दूं, कोई एरर नहीं मारेगा, राइट। और दो स्टेटमेंट इसने प्रिंट कर दी कि रफी और सम। क्लियर गाइस? पास भी एक कीवर्ड है। पास का मतलब ये होता है कि आपने फंक्शंस को या किसी कंडीशन को अगर आपने मान लो इंप्लीमेंट नहीं किया है और आपने सिर्फ पास लिख दिया, तो वो क्या करेगा? रन टाइम पे उस जो अनइम्प्लीमेंटेड ब्लॉक है उसको इग्नोर मार देगा। गॉट इट? उसको पता है कि ये इम्प्लीमेंटेड नहीं है। पास कीवर्ड लिखने का मतलब होता है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट नहीं है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो कोड रन टाइम पे इंटरप्रेटर क्या करेगा? इसको इग्नोर कर देगा, इस एरर को। गॉट इट? उसको पता चल गया कि ये अनइम्प्लीमेंटेड है। गाइस क्लियर? नहीं, एक चीज पूछनी थी रफी भाई, पास लिखने से इस पूरे फंक्शन को इग्नोर करेगा या फिर उसके ऊपर जो लाइन थी उसको इग्नोर करवाएगा? इसको पास को जब हम कर देंगे, ये पास कर देगा तो इस फंक्शन को ही इग्नोर कर देगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, ठीक है। उस पूरे फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन अगर इस पास को मैं ऊपर लिख देता जैसे कि प्रिंट और सम के बीच में,
तो क्या सम को इग्नोर करता है या फिर वहां नहीं लिख सकते? नहीं, वहां पे ये काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। वहां पे कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पास लिख दूं, ठीक है, तो अभी यहाँ पर एरर मारेगा। बेसिकली अगर किसी फंक्शन उस केस में पास लिख देते हैं। देखो लाइन 12, ठीक है, लाइन 12 एक्सपेक्टेड एंड इंडेंट ब्लैंक है ना। तो अच्छा, ये लाइन 12 को अच्छा किसके एक चीज और है इसमें ना, ये लाइन 12 को इसके अंदर एक्सपेक्ट कर रहा है, इस ब्लॉक के अंदर। देखो लाइन 12 पे आ रहा है, एरर कहाँ मार रहा है? इसको मार रहा है। इससे पहले अगर यहाँ पे मार रहा है, इसका मतलब है कि ये पहले ही फट जा रहा है, इसको एक्सपेक्ट कर रहा है इस ब्लॉक के अंदर, क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन इनकम्प्लीट है। ठीक है, जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो अगर मैं इसको अगर पास कर दूंगा तो ये दो स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि भाई फंक्शन के अंदर जो पोजीशन है वो पोजीशन बहुत क्लियर होनी चाहिए कि पोजीशन इंडेंटेशन हमें क्लियर होनी चाहिए फंक्शन के अंदर हम कहाँ पे लिखेंगे, और फंक्शन के बाहर अगर हम आ गए तो क्या मेन प्रोग्राम के अंदर अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये पहली पोजीशन पे नहीं लिख दूँ, कर्सर को मान लो पहली पोजीशन के बाद स्पेस मार दूँ मैं और यहाँ पे लिख दूँ मैं प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं लिख दूँ XYZ कुछ भी लिख दूँ। ठीक है, अब देखो ये एरर यहाँ मारेगा। क्यों मारेगा? क्योंकि ये इसकी इंडेंटेशन एक्सपेक्ट करेगा कहाँ पे? फर्स्ट पोजीशन पे, और हमने कहाँ से लिखा? सेकंड पोजीशन से लिखा। आप देखो ये भी इंडेंटेशन की एरर मारेगा। देख रहे हो, अनइंडेंट डजंट मैच एनी आउटर इंडेंटेशन लेवल। ठीक है, तो ये बता रहा है कि भैया इंडेंटेशन इसका भी करेक्ट नहीं है, इसकी पोजीशन करेक्ट नहीं है। या तो ये इस फंक्शंस के अंदर होनी चाहिए स्टेटमेंट, या फिर मेन प्रोग्राम के अंदर होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको कंट्रोल इसको मैं एकदम एक स्पेस मार देता हूँ, अब ये एरर नहीं मारेगा। ठीक है, अभी मैं इसको एक स्पेस छोड़ो, मैं 2 3 4 कितने भी स्पेस मारूं, ये इस फंक्शंस के अंदर तो है नहीं, तो ये एरर मारेगा। देखो इसकी इंडेंटेशन की एरर मार रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूं तो ये एरर मारेगा? ये एरर नहीं मारेगा। क्यों? अब ये भले ही लाइन का गैप हो गया, लेकिन ये इस फंक्शन की उसी पोजीशन पे आ गए जहाँ से फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट लिखी जाती हैं। तो आप ये देखो एरर नहीं मारनी चाहिए मेरे ख्याल से। गॉट इट? हाँ, एक चीज और पूछनी थी इसमें इंडेंट के उसमें ही। तो इंडेंट हम बेसिकली एक तो ये 4 स्पेस पे जो हम दे रहे हैं, इसके अलावा भी होता है कि 4 से ज्यादा भी अगर हम देते हैं तो किसी और में कैलकुलेट करेगा? 0 या 4 बस यही चलता है बेसिकली? देखो जो हमारा फंक्शन है, अगर हम इस फंक्शन के अंदर लिखना है हमें, तो अब सिंपल सी बात है कि हम इसको यहाँ पर कर्सर रख के, यानी एक टैब के बाद से फंक्शंस के अंदर हम कोड लिख सकते हैं। ठीक है, कितनी लाइन ऑफ स्टेटमेंट लिखोगे तो वो फंक्शन का पार्ट हो जाएगी। अब फंक्शंस के अंदर अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे मेरे पास फंक्शंस के अंदर मेरे पास मान लो 2 वेरिएबल होते हैं, A और B करके कैलकुलेट कर रहा होता, 2 वेरिएबल। ठीक है, अब मैं इसमें एक कंडीशन लिखता, मैं सिंपली इसके अंदर एक कंडीशन लिखता है ऐसे। हाँ, तो फिर एक और स्पेस देना पड़ेगा, यानी कि एक और इंडेंट आएगा उसमें। अब आप यू गॉट इट राइट। अब हाँ, मैं समझ गया आपकी बात समझ गया। A इज ग्रेटर देन B कॉलन, और फिर एंटर मारता तो देखो ऑटोमेटिकली किस पोजीशन पे पहुंचा? वो इफ के अंदर गया। हाँ, समझ रहे हो? इसमें जो इंडेंटेशन है वो ऑटोमेटिकली सेट है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इफ ब्लॉक के अंदर कोड लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ कॉलन पे कर्सर रखो और एंटर मार दो। ठीक है, अगर मान लो इसके अंदर भी हमारे पास फिर एक और इफ कंडीशन होती, इफ x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, और मैं एंटर मारता तो वो ऑटोमेटिकली उस कंडीशन के अंदर, यानी अब मैं इस ब्लॉक के अंदर हूँ, इस ब्लॉक पे काम कर रहा हूँ। जब मैं इस ब्लॉक के बाहर आऊंगा तो मैं इस ब्लॉक पे काम करूंगा, जब मैं इस ब्लॉक के बाहर आऊंगा तो मैं फंक्शंस के अंदर काम करूंगा। गॉट इट मेरे भाई? बिल्कुल सबको क्लियर है ना ये चीज? यस क्लियर है, सब हेडिंग बनती चली जाती है, ये अपने आप बनती चली जाती है, आपको कुछ नहीं करना है। जोया, इट इज इट क्लियर?
Yes, sir. ठीक है, तो ये चीज़ बहुत आसान है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये बहुत सिंपल है, ये आपको कुछ नहीं करना है। इंडेंटेशन इट इज़ वेरी इजी, मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे कर्सर कहाँ रखना है, एंटर मारना है, वो ऑटोमेटिकली उस ब्लॉक के अंदर चला जाएगा जहाँ आपको कोड लिखना है। ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मान लो अपने आप से दोगे स्पेस और ये वो, तो आपका कोड फिर नहीं चलेगा। जब आपका कोड मान लो गड़बड़ हो जाए ठीक है, तो आपको कोड, यहाँ पर एक चीज़ होती है कोड रिफॉर्मेट, यहाँ पर आता है, 1 मिनट में आता है, कहीं पर तो आता है, हाँ, रिफॉर्मेट फाइल। तो आप रिफॉर्मेट कोड या रिफॉर्मेट फाइल करोगे तो ऑटोमेटिकली वो सही हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपका क्लीन अप जो भी चीज़ें होंगी वो आपके ऑटोमेटिकली आपका इंडेंट वगैरह सब कुछ सही हो जाता है उसमें। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ये बहुत सिंपल है। गाइस, इज इट क्लियर? हमने बहुत टाइम ले लिया है, 11:30 हो गया है इस टाइम, और अभी 2 घंटे का सेशन है। ठीक है, और हमें ये सिंपल प्रोग्राम सिंटेक्स इंडेंटेशन ये क्लियर हो गया ना? हाँ क्लियर है बिल्कुल। अब मैं कमेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम कमेंट्स कैसे, मान लो कि हमारे पास कंट्रोल वही करता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ सब कुछ। मान लो कि मेरे पास एक स्टेटमेंट लिख के प्रिंट, ठीक है, और प्रिंट के अंदर मैं कुछ प्रिंट करा रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ, हेलो गाइस लिख रहा हूँ। ठीक है, ये मैं प्रिंट करूंगा, मैं इसको रन करूंगा, सिंपली इसको रन करूंगा तो यहाँ पे हेलो गाइस लिख के चलाऊंगा। ठीक है, अगर मान लो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये चले, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, ये आप कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश जैसी प्रेस करोगे, यहाँ पे ये हैश साइन के साथ ये कमेंटेड हो जाएगी लाइन, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, इसको इग्नोर कर देगा, तो आपका कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अगर मैं इसको रन करूँ अब, तो देखो आपको कुछ प्रिंट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इंटरप्रेटर ने इसको इग्नोर कर दिया। इट इज़ ए कमेंटेड लाइन, ये कमेंट हो गई। अगर आपको अनकमेंट करना है तो कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दोनों एक साथ प्रेस करिए, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, तो ये आपकी लाइन अनकमेंट हो जाएगी। अगर मान लो आपको मल्टीपल लाइंस लिखी हुई हैं, मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ, इससे क्या होगा, आपकी मल्टीपल लाइंस क्रिएट होती चली जाएंगी। कंट्रोल डी स्टेट। ठीक है, आपको शॉर्टकट याद रखना है, कंट्रोल डी। तो ये देख रहे हो आपकी मल्टीपल लाइंस क्रिएट हो गई। अगर मान लो मुझे इन लाइंस को सभी को कमेंट करना है, तो मुझे क्या करना है, कंट्रोल, यहाँ पे इस पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन के लास्ट में जहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई वहाँ पे मैंने अपना कर्सर रखा, उसके बाद मैं कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश मारता चला जा रहा हूँ। गाइस क्लियर? ये सारी क्या हुई, कमेंट हो गई। अब मुझे अनकमेंट करना है, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश वहीं से, वो सब अनकमेंट होती चली आ रही। क्लियर? हसन, जोया, एवरीवन, इज दैट क्लियर? यस क्लियर। यस यस जी। नजीब क्लियर? हाँ मामू, ये इसमें डॉक स्ट्रिंग काम करता है कि नहीं? क्या चीज? डॉक स्ट्रिंग मल्टी कमेंट के लिए अगर डॉक स्ट्रिंग लगाएं तो काम करेगा? अगर आप यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट को एक साथ कमेंट करना चाह रहे हो तो आप ऐसे करो। ठीक है, ये आप लो, ठीक है, और इसके बाद यहाँ से ब्रेक कर लो। आप 3 बार जो है डबल कोट्स लिखो, ठीक है, 3 टाइम्स, और उसमें से आप है ना, आप पार्ट को नीचे लिख दो, तो ये पूरी की पूरी क्या हो गई, स्टेटमेंट कमेंट हो गई, एक स्ट्रिंग हो हाँ गई। यही। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, आप इसको चलाऊं, ये कमेंट हो गया। ठीक है, अभी इसको बताऊंगा कि ये कैसे काम करेगी बाद में। ठीक है, तो अभी ये चीज़ हो गई। तो अभी आपको मान लो कि कमेंट और अनकमेंट करना आ गया, राइट? मल्टीपल स्टेटमेंट को आप, मल्टीपल ब्लॉक्स को आप कैसे कमेंट करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि बस कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, ये पूरे का पूरा मान लो आपने सेलेक्ट कर लिया, एक साथ सेलेक्ट किया, और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश को एक साथ प्रेस करिए, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, तो आप देखो पूरी की पूरी जो है सेट ऑफ स्टेटमेंट एक साथ कमेंट हो गई। कमेंट कहाँ पर यूज होता है? कमेंट होता है आप कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो कि हम प्रोग्राम में इस जगह पे ये चीज़ कर रहे हैं, या ये फंक्शन इस पर्पस के लिए लिखा गया है,
जैसे मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँ, ठीक है, मेरे पास एक फंक्शन लिखा हो डिफ और गेट वैल्यू, ठीक है, और मैं लिख रहा हूँ गेट वैल्यू, और फिर यहाँ पे मैंने मान लो अभी इम्प्लीमेंटेशन मैं इसकी नहीं करता हूँ, मैंने छोड़ दिया, मैंने यहाँ पे कंट्रोल और मैंने ये हैश लिखा, ठीक है, ये हैश साइन और शिफ्ट हैश साइन, तो ये हैश साइन आ गया। अब इसके आगे मैं लिख रहा हूँ दिस मेथड इज यूज टू कैलकुलेट, यूज टू गेट दी कैलकुलेटेड वैल्यू, है ना, कैलकुलेटेड वैल्यू। तो आप कैलकुलेटेड वैल्यू ऐसे लिख लिया आपने, मान लो, तो आप बता रहे हो, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, आप बता रहे हो, आप बताना चाह रहे हो कि ये फंक्शन क्या कर रहा है एक्चुअली। उसके लिए हम क्या करते हैं, कमेंट्स यूज करते हैं, लेकिन कमेंट्स कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, बस सिंपल सी बात है। जैसे आप ये समझ लो कि कोई क्या कहते हैं, एक होता नहीं कि आप मान लो कि कोई नोट आप किसी को लिख के दे रहे हो, आप उसके ऊपर एक रिमार्क लिख देते हो कि ये किस काम के लिए, राइट। तो उसी तरह से ये क्या है कि बस ये आपको ये कमेंट्स क्या है, कमेंट्स आपको ये बताते हैं कि भाई इसका पर्पस क्या है, ये क्यों यूज कर रहे हैं, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। somebody is lobby, who is that? बेसिकली एक टाइप के नोट्स होते हैं ये, अगर नोट्स हमें बनाने हैं हाँ, छोटे से तो पर्टिकुलर ये आप स्टेटमेंट ये के। एक तरह से आपका जो है, आपको ये आपको जो है इंफॉर्मेशन देनी होती है, ये आपका जो होता है मीनिंगफुल हो जाता है कोड। कोड में आपका मतलब थाउजेंड लाइंस का कोड लिखते हो, तो कौन सा फंक्शन क्या कर रहा है, क्योंकि आप काम कर रहे हो इतने इंडस्ट्री में मल्टीपल लोगों के साथ में, तो आपको ये बताना होता है कि ये फंक्शन जो है किस लिए लिखा गया है, या इसका पर्पस क्या है, ये कहाँ से किसके साथ इंटीग्रेटेड है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है एक दो लाइन आप फंक्शंस के ऊपर लिखते हो, ताकि जो बहुत मीनिंगफुल होती है, जो मान लो कि कोई और दूसरा बंदा उस कोड पे काम करेगा या उस कोड को एक्सेस कर रहा है, तो वो समझ सके कि ये कोड किस पर्पस के लिए लिखा गया है। गॉट इट? that is very informative, like it's a simple note or site, like some information it is containing, you know. Objective is to share the information with others, like what is the purpose, what is the intent of writing this function, what actually it is doing, है ना। तो वो पर्पस जो है वो मीट हो जाता है। गॉट इट? कि हम कहाँ पर यूज करते हैं। यस। ठीक है, ये कमेंट्स, तो कमेंट्स के बारे में हो गया कि हम मल्टीपल लाइन कमेंट्स या सिंगल लाइन कमेंट्स कैसे करते हैं। कमेंट्स कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, दे विल बी सिंपली इग्नोर्ड बाय द इंटरप्रेटर, दे आर इंफॉर्मेटिव, दे आर यू नो सम काइंड ऑफ नोट्स, तो वो इंटरप्रेटर उसको इग्नोर कर देता है। सिर्फ वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी जो कि अनकमेंटेड होंगी, ठीक है। पाइथन वेरिएबल नेम रूल्स एंड पाइथन टाइप कास्टिंग। ओके, सो ये दो चीज़ें जल्दी से कवर करते हैं और उसके बाद जो है सेशन को रैप अप करते हैं। तो मान लो अगर आपका पाइथन वेरिएबल है, तो पाइथन वेरिएबल के थंब रूल ये है कि पाइथन का कोई भी वेरिएबल, यानी वेरिएबल क्या होते हैं, जिस पे हम जो है डेटा टाइप को स्टोर कराते हैं, ठीक है। तो कोई भी वेरिएबल हो सकता है। वेरिएबल नाम आपका कैसे स्टार्ट होता है, उसका एक कॉम्बिनेशन होता है कि वेरिएबल नाम जो होते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक होते हैं, या तो वो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा या फिर अल्फ़ा कैरेक्टर से स्टार्ट होगा, यानी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा, ठीक है। अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, यानी ऐसे लिखा जाएगा अंडरस्कोर वेयर, या फिर ऐसे लिखा जाएगा वेयर अंडरस्कोर 1, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हो, स्टार्टिंग में कभी भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं आएगी। 1 आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, ऐसे नहीं लिख सकते हो 1 वेयर अंडरस्कोर या कुछ भी, ये आपका जो है रॉन्ग है, ठीक है। ये आपका वेरिएबल नेम जो है करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है। आप इसमें आप कुछ भी डालो, मान लो 10 डाल दिया आपने, इसमें आपने मान लो कि 20 डाल दिया, इसमें आपने डाल दिया 30। अगर आप इसमें से सारे वेरिएबल्स को प्रिंट कराएं तो लास्ट वाला वेरिएबल आपकी एरर थ्रो करेगा, क्योंकि दिस इज़ नॉट द राइट सिंटेक्स। तो क्या होता है, जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो आपके, उनका एक सेट ऑफ रूल है कि वो अल्फ़ा न्यूमेरिक होते हैं, अंडरस्कोर के साथ में लिखे जा सकते हैं, और वो केस सेंसिटिव हैं। अगर आप छोटे केस में लिख रहे हो तो इसका मतलब वो एक डिफरेंट वेरिएबल है, अगर आप अपर केस के अंदर लिख रहे हो तो फिर वो एक डिफरेंट वेरिएबल बन जाता है। यानी अंडरस्कोर स्मॉल में ये लिखा हमने, और फिर हमने लिखा अंडरस्कोर वेयर, ठीक है, और ये 90, तो ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल हो गए। गॉट इट? ये दोनों वेरिएबल नेम जो हैं डिफरेंट वेरिएबल नेम है। और वेरिएबल कहाँ यूज़ होते हैं, वेरिएबल आर यूज टू कैरी सम
kind of data, to store some kind of data. डेटा टाइप में कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं? इंटीजर होता है हमारा, फ्लोट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, स्ट्रिंग होती है, ठीक है, लिस्ट हो सकती है आपके, है ना, टपल हो सकता है, सेट हो सकता है आपका, है ना। ये दीज आर द डेटा टाइप। डेटा टाइप समझ गए ना आप? अगर मैं इंटीजर की बात करूँ, ये सारे सेट। हाँ, जैसे ये आपका हो गया 10.29 हमने लिख दिया तो ये फ्लोट हो गया, ठीक है। अगर मैं इसके आगे 10J लिख देता तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाता। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता डबल, है ना, डबल कोट्स के अंदर माइकल, तो ये क्या हो जाता? ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया, ठीक है। अगर इसके अंदर मैं मान लो इस तरह से लिख दूं, अभी मैं लिस्ट के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सा जो है आगे का कॉन्सेप्ट है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपली ये चीज़ समझो कि वेरिएबल जो नेमिंग कन्वेंशन है, ठीक है, जो वेरिएबल क्रिएशन के जो रूल्स हैं वो ये है कि वेरिएबल को कैसे हम क्रिएट करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 1 2 3 4 अंडरस्कोर की कुछ भी लिख सकते हो आगे, ठीक है, फिर अंडरस्कोर दे सकते हो, फिर अंडरस्कोर दे सकते हो, फिर अंडरस्कोर दे सकते हो, और ऐसे कुछ भी लिख सकते हो। अगर मैं इसको ऐसे करके लिख दूं 67 तो ये एक वेरिएबल क्रिएट हो गया, ठीक है। हालांकि ये मीनिंगफुल वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए, और आपका वेरिएबल नेम वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, ईदर स्टार्ट विथ अंडरस्कोर, ईदर इट स्टार्ट्स विथ अंडरस्कोर और अल्फा कैरेक्टर, है ना, अल्फाबेट। नंबर से कभी स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। लेकिन हाँ, नंबर कंटेन कर सकता है, कोई भी वेरिएबल जो है नंबर कंटेन कर सकता है। वेरिएबल नेम हमेशा मीनिंगफुल होने चाहिए, ठीक है, और केस सेंसिटिव हो सकते हैं। केस सेंसिटिव होते हैं, हो सकते होते हैं, यानी विदाउट अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं ना? विदाउट अंडरस्कोर भी आप यूज कर सकते हो। अगर आप चाहे तो, आप सिंपली चाहे तो ऐसे लिखना कोई वेरिएबल नेम, अगर आप चाहे तो, गिव मी अ मोमेंट, मान लो मैंने डिलीट कर दिया, आपने ऐसे लिखना है सिंपली, है ना, कि स्ट्रिंग वेरिएबल है, और जैसे कि नेम लिख दिया हमने, स्ट्रिंग नेम अगर हमें स्टोर करना है हमें तो सिंपल आपने नेम लिख ऐसे लिख दिया। दिया, सिंपली नेम लिख दिया, ठीक है, यस। ये भी एक वेरिएबल हो गया, ठीक है। नेम इक्वल टू आपने लिख दिया राहुल, ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक वेरिएबल हो गया। एज आपने लिख दी, एज इक्वल टू 25, तो ये क्या हो गया? एक वेरिएबल हो गया। जेंडर आपने लिख दिया, जेंडर आपने लिख दिया, क्या लिख दिया? जेंडर आपने लिखा मालूम मेल लिख दिया, ठीक है, ये भी आपका एक वेरिएबल हो गया। गॉट इट, है ना। सैलरी लिख दी, सैलरी आपने लिख दी एंड 25,000.00, तो ये क्या हो गया? ये सारे के सारे वेरिएबल हैं। यस, ठीक है। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? यस, क्लियर। ठीक है, वेरिएबल हो गए आपके। वेरिएबल आप कैसे यूज करते हो? अब हम चलते हैं कि वेरिएबल के बाद क्या बात हो गई कि कौन सा टॉपिक है? पाइथन टाइप कास्टिंग। अच्छा, होता क्या है कि हम टाइप कास्ट करते हैं। टाइप कास्ट क्या होता है? किसी वेरिएबल को हम एक डेटा टाइप से, मान लो कि हमारे पास ये लिखा हुआ है डेटा टाइप, एज लिखी हुई है हमारे पास 25, ये क्या है? 25 लिखी हुई है, ठीक है। अब मैं इसको चाहता हूँ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना या फ्लोट में कन्वर्ट करना, तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये 25 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फ्लोट एक फंक्शन होता है, मैं फ्लोट लिख दूँ उसके आगे, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करूँ अगर मैं एज की वैल्यू, ठीक है, प्रिंट एज, मैं इसको राहुल कमेंट कर देता हूँ, राहुल को कमेंट कर दिया, नीचे मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ। अभी मैं सिर्फ इतनी चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ। मैं एज मैंने 25 डाली है, इंटीजर वैल्यू हुआ, और मैंने इसको क्या किया? टाइप कास्ट कर दिया फ्लोट में। तो क्या ये फ्लोट में 25.0 समथिंग कुछ देगा वैल्यू? ये देखो, आप इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया इसने। गॉट इट? अगर मैं इसको इंटीजर ही रखता, इंटीजर वैल्यू थी, इंटीजर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इंटीजर ही रहेगी, 25 रहेगी। अगर मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूं तो देखो, ये डबल कोट्स के अंदर str फंक्शन लिखा मैंने, str फंक्शन, तो आप देखो ये हालांकि स्ट्रिंग वैल्यू है ये, ठीक है, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, हालांकि ये यहाँ पर दिख नहीं रहा है, लेकिन ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुकी है वैल्यू, एज की वैल्यू कन्वर्ट होके स्ट्रिंग हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से टाइप कास्टिंग के ऑपरेटर्स, मतलब टाइप कास्ट कर सकते हो आप। जैसे फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हो, मान लो कि मैंने पहले वैल्यू जो है एक मिनट, मान लो पहले आपने वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर करा ली, अब इस
वेरिएबल के ऊपर आप लिख सकते हो, इस तरह से भी फंक्शन लिख सकते हो। फ्लोट लिखा आपने और इसको डबल कोट्स के इसके आपने ब्रैकेट यहाँ पे एक और 1 करो और आप यहाँ पे प्रिंट कराओगे तो आप देखो ये ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, इसने क्या करा, पहले वैल्यू इस वेरिएबल को असाइन करी और उस वेरिएबल को फिर हमने फ्लोट में टाइप कास्ट कर लिया, या मान लो कि हमने str स्ट्रिंग में टाइप कास्ट कर लिया, या जिस भी डेटा टाइप में हम करना चाहते हैं उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। इससे काइंड ऑफ टाइप कास्टिंग मीन्स कन्वर्जन कर रहे हैं, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं वैल्यू को। गॉट इट? ये भी हमारी ज़रूरत पड़ती है। कहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, मान लो कोई डेटा हमारा स्ट्रिंग में है, हमको उसको जो है इंटीजर में कन्वर्ट करना है, इंटीजर से जो है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। क्यों? कभी कभी होता है कि मान लो हमारी वैल्यू जो है सिस्टम जो है, मान लो मैं जिस सिस्टम में डेटा डालना चाह रहा हूँ वहाँ पर डेटा टाइप जो है डिफाइन कर रखा है स्ट्रिंग, और मेरा डेटा आ रहा है इंटीजर में, तो मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मेरा डेटा जो है फ्लोट में आ रहा है और वहाँ पे सिस्टम इंटीजर में ले रहा है तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वहाँ पर कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग यूज होती है, डेटा टाइप कास्टिंग। गॉट इट? यस। तो ये आपकी टाइप कास्टिंग होती है। ये बहुत सिंपल है, जब हम आगे यूज करेंगे ना तब हम समझेंगे कि ये क्यों यूज होती है। जैसे मान लो मेरे को एक स्ट्रिंग लिखनी है प्रिंट कराने के लिए। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा। मेरी एज लिख रखी है यहाँ पे मैंने 25, ठीक है, और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एक स्ट्रिंग मैं क्रिएट करता हूँ, S1 मैंने लिखा वेरिएबल, और इसको मैं एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ और उसमें मैं लिख रहा हूँ माई रियल एज इज नाउ, कॉलन दिया मैंने और मैंने लिखा यहाँ पे 25। तो ये तो एक स्ट्रिंग है पूरी। अगर मैं यहाँ पे इसको इस स्ट्रिंग को पास करूँ S1 तो कोई दिक्कत है? मान लो मैं यहाँ पे 25 ही देता हूँ, ठीक है अभी। तो आप देखो ये पूरी की पूरी ये स्ट्रिंग इसने प्रिंट कर दी। ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी माई रियल एज इज़ नाउ 25, ठीक है, तो 25। लेकिन अब ये मैं चाह रहा हूँ कि यार ये डायनेमिकली ये वैल्यू आती, ये तो मैंने स्ट्रिंग लिख दी पूरी डबल कोट्स के अंदर। तो मैं क्या करता, ये इसको ऐसे ही लिखता रहने देता, उसके बाद क्या करता, प्लस से कंकैटिनेट करता, किसको करता, प्लस लिखता str एज वेरिएबल। अब ये मेरा एज वेरिएबल मैंने यहाँ पे कंकैटिनेट किया। गॉट इट? इस तरह से क्या होता है कि डायनेमिकली जो भी आपकी प्रोग्राम के अंदर वैल्यूज आ रही होती हैं उनको आप स्ट्रिंग में जोड़ते चलते हैं और स्ट्रिंग को प्रिंट कराते हैं। अब मैं इसको यहाँ से एंटर मारूँ, रन कर रहा हूँ प्रोग्राम, देखा तो इसने क्या उठाया, इस वेरिएबल को उठाया और उसको स्ट्रिंग में पहले कन्वर्ट किया और फिर इस स्ट्रिंग के साथ में कंकैटिनेट किया और फिर वैल्यू को प्रिंट कराया, जो टोटल स्ट्रिंग है उसको प्रिंट कराया। क्लियर? इसलिए हम यूज करते हैं इनको, स्ट्रिंग जो टाइप कास्टिंग वगैरह होती है। अच्छा, अगर हम इसको टाइप कास्टिंग नहीं करते ना तो इस केस में एरर थ्रू कर देता ना, क्योंकि एरर वो करेगा, स्ट्रिंग है और एरर, ये स्ट्रिंग है। ये वो स्ट्रिंग है और ये इंटीजर है, तो एरर मार तो देगा। एरर देगा। ठीक ठीक है, है। वो स्ट्रिंग एक्सपेक्ट करेगा, वो कहेगा Yes. मुझे स्ट्रिंग ला के दो, अदरवाइज तो ये कंकैटिनेट नहीं कर सकता। देखो, कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर, ये इंटीजर वैल्यू है ना 25। बहुत आसान है, अगर समझोगे तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। उसने क्या किया, इसने एरर मार दी थी, अब मैंने यहाँ से इसको, इसमें जो एरर भी है ना बड़े डिस्क्रिप्टिव वे में इन्होंने दे रखे हैं कि मतलब ऐसा नहीं कि पता नहीं क्या एरर आ गया। नहीं, हाँ बहुत सिंपल एरर है, हाँ, समझने मतलब के एरर लिए। बता रहे हैं कि हाँ बेसिकली एरर हुआ क्या है। ठीक है, तो आज के टॉपिक तो मेरा डे 1 का मैंने ये वाला ये जो टॉपिक्स हैं ये सारे कवर कर लिए। इनफैक्ट आपको बहुत कुछ डिटेल में बताया और बहुत आसान से कोशिश करिए कि आप लोगों को वो चीज़ें क्लियर हो जाए जो बेसिकली जो बिगनर्स होते हैं वहाँ पर हड़बड़ा जाते हैं, वहीं से जो है उनको लगता है कि यार ये समझ नहीं आ रहा, ये प्रोग्राम नहीं चल रहा, ये चीज़ नहीं चल रही, और वहाँ पर उनकी वही चीज़ जो है उनके ऊपर हावी होने लगती है और फिर लगता है कि यार मैं यार पाइथन नहीं सीख पाऊँगा। सिंपल। तो वो चीज़ मैंने कोशिश करी है कि आप लोगों को वो चीज़ समझ आ जाए सिंपली कि भाई इंडेंटेशन क्या है, पाइथन में सिंटेक्स क्या है, एक्चुअल में जो भी सेट ऑफ रूल्स है जिसके थ्रू कोड लिखा जाता है उसको हम सिंटेक्स बोलते हैं। अब वो सिंटेक्स क्या है, जो भी कोड लिखने का सिंटेक्स क्या है, वो ये है कि वही हमें इंडेंटेशन को बड़ा ध्यान देना कि इंडेंटेशन हम मेन प्रोग्राम के अंदर कोड लिख रहे हैं या हम अपने फंक्शंस के अंदर लिख रहे हैं या हम जो है कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर लिख रहे हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन है तो क्या हम उस कंडीशन के अंदर खड़े हैं या पहली वाली कंडीशन पे हैं या फंक्शंस के अंदर हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी, और धीरे धीरे जब आप कोड लिखो तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी।
गाइस आप लोगों को समझ आया ना? इनफैक्ट मैंने जो समझा रहा हूँ वो चीज़ हाँ क्लियर हो रही है ना? मेरा मोटिव बिल्कुल ये है कि यार बिल्कुल 10 बार पूछो मुझसे, लेकिन एटलीस्ट क्लियर होनी चाहिए चीज़ें। ये नहीं कि मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव ही यही है कि समझ आए, क्लियर हो चीज़। ये नहीं कि हम 10 बार कोशिश कर रहे हैं और 10 बार भी नहीं समझ आ रहा है। नहीं ठीक है यार, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपने, नो डाउट। नजीब समझ आ रहा है? जी बी लाउड यार, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है। क्लियर हो रही ना चीज़ें अभी तक? अभी तक तो समझ आ रहा हो ना सारा कुछ? ये सब तो हम पढ़े हैं, बेसिक है ये सब। हाँ बेसिक ही समझा रहा हूँ मैं, बेसिक ही समझा रहा हूँ बॉस। मैं नहीं कह रहा हूँ मैं एडवांस समझा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ बेसिक ही समझो पहले। बेसिक जब क्लियर होगा तभी बेस बनेगा, बेसिक नहीं क्लियर होगा बेस ही नहीं बनेगा। जोया क्लियर हुआ आपका ये सब Yes, चीज़ें? sir. ओके। Yes, sir. शोएब, यस शोएब मेरा clear है। अ, शोएब आप क्या कह रहे हो? क्लियर हो गया है, मुझे अच्छे से आ रहा है ये। ओके, गुड गुड, बहुत अच्छी चीज़ है। एक्चुअली शोएब जो है इज टोटली डिफरेंट बैकग्राउंड एक्चुअली। मुझे नहीं पता शोएब आपके पास पाइथन या आपने कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह कोई भी अदर लैंग्वेज कभी यूज़ की है? कभी यूज नहीं किया, कभी मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं था। बट फर्स्ट टू एट से जो मैंने कंप्यूटर्स पढ़ी थी उसमें क्यू बेसिक वगैरह की भी कोडिंग सीखी थी। आई थिंक वो थोड़ा सा यहाँ पे काम आ रही है, थोड़ा सा याद आ रहा है कि हाँ कुछ इस तरीके से करते थे। कोडिंग किस तरीके से करते थे, सम करते थे, ऐड करते थे, लेट करके। तो वो सब चीज चल रही हैं। एंड गुड। अब थोड़ा ट्राई करेंगे। देखिए कोई भी चीज़ है तो थोड़ा टाइम तो लेगी, एक दिन में तो नहीं आएगी। पर यह है नहीं कि नहीं नहीं, हाँ वही वही चीज़ कह रहा हूँ मैं। बेसिक ये है कि जो भी चीज़ मैं क्लास में यहाँ पर करा रहा हूँ वो एटलीस्ट आप जाएं। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोग जाएं और अपना जो सिस्टम है उस पर वो चीज़ इंस्टॉल करके एटलीस्ट चला के देखें मेरे सेशंस को। जी जो भी जी मैं ये वीडियोज़ में वो डाल दूंगा नेट पे। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, 1 मिनट। थैंक्स फॉर रफी भाई ज्वाइनिंग उसकी लिंक क्लास। भी शेयर कर दीजिएगा आप, लिंक के थ्रू जो है ना खुल जाए तो सही रहेगा, लिंक के थ्रू शेयर हाँ कर मैं दीजिएगा। लिंक के थ्रू आप लोगों को शेयर कर दूंगा सारी चीज़। तो एक नौशाद भाई फोल्डर और बना के शम्स जो है भाई। ना, एक एक फोल्डर बना के वो लिंक के साथ में रिकॉर्डिंग वहीं डाल दो, ताकि जो है ना हाँ हाँ, यूट्यूब पे तो मैं देख ही मैं लेंगे, बाकी एक पाइथन फोल्डर में। मेरे चैनल पे पाइथन में क्लासरूम ट्रेनिंग से एक फ़ोल्डर बनाऊँगा, वहाँ पर ये जितनी रिकॉर्डिंग्स हैं सब वहीं डालूँगा। ठीक है? नौशाद भाई टेंशन जी लेने की भाई। ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं है कि वो आपको परेशान करेगी, आसान है सारी चीज़ें। और शम्स भाई के लिए तो बहुत अब आसान लग रहा है ना शम्स भाई? इजी है, बट जो है कि कुछ इसके मतलब कि टर्म्स जो है जो हम सबके लिए जो कि न्यू है, तो थोड़ा सा उसे एक दो बार हाँ, देखेंगे फिर समझ में वो आएगा। आपको थोड़ा-थोड़ा जो है साथ में जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जैसे कि थोड़ी-थोड़ी। वेरिएबल है, स्ट्रिंग है, ये सब चीज़ें जो है थोड़ी नई है, तो टेक्निकल वर्ड्स है, तो इसको तो थोड़ा सा गो थ्रू करना लेकिन ये पड़ेगा चीज़ें आफ्टर तो दैट। ऐसा नहीं है कि मतलब स्ट्रिंग आपको बता दिया कि सिंगल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखोगे या डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखोगे ये सब चीज़ें और कोई भी समझ में वेरिएबल आती नाम दोगे वो वेरिएबल में वो स्टोर हो जाएगी। उस वेरिएबल को आप यूज़ कर सकते हो फर्दर अपने जो है प्रिंट कराने में, कॉन्कैटिनेट कराने में। स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करते हैं, ठीक है? प्रिंट स्टेटमेंट से वो प्रिंट कराते हैं। आगे क्या होगा कि यही चीज़ें हम धीरे-धीरे जब आगे जाएँगे तो ये प्रिंट फंक्शन हम एक्चुअली कहीं यूज़ नहीं करते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या है, कोड को डिबग करने में हमें हेल्प करता है। समझ रहे हो? कि जब हमारा कोड बहुत लेंथी, बहुत बड़ा हो जाता है तो हम उस कोड में जब अंदर घुसते जाते हैं, डीप में जाके कहीं-कहीं फटता है कोड, तो हम ये चेक करते हैं कि इस वेरिएबल में क्या वैल्यू आ रही है इस स्टेज पे जाके। तो वो वैल्यू हम पकड़ते हैं कि यार ये सही आ रही है, गलत आ रही है। तो अगर वैल्यू गलत आ रही होती है तो फिर हम देखते हैं कि कहाँ से ये वैल्यू जो है इसके अंदर जो है रिप्लिकेट हो रही है। कहाँ से जो है इंजेक्ट हुई है और उसके बाद ये कहीं-कहीं पर जाकर अगर कैलकुलेट हुई है तो कहाँ पे कैलकुलेट हुई है, उन पॉइंटर्स को हम पकड़ते हैं। उन पॉइंटर्स में हम चेक करते चलते हैं, अच्छा यहाँ पे वैल्यू सही आ गई, इस पॉइंट पे भी सही आ गई, यहाँ पे आके फट गई, अच्छा ये वैल्यू यहाँ गलत हो गई, तो क्यों गलत हो गई वो रीज़न पकड़ते हैं, फिर हम उसको डिबग करते हैं। गॉट इट? और इसलिए है। हम इस प्रिंट फंक्शन को यूज़ करते हैं। ये एक्चुअली क्या है ना कि टोटली डिफरेंट बैकग्राउंड है हम सबका, तो बहुत सी चीज़ें कुछ कुछ नहीं लग रही है। हाँ, हाँ, एक्चुअली लेकिन कि मैं आफ्टर फिर भी स्पेंडिंग सम मुझे मुझे टाइम्स। लगता है आसान है, समझेंगे आप लोग और बहुत आसानी से समझ आएगी। यही कोशिश कर रहा हूँ मैं, इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ कि बार-बार मैं उन चीज़ों को रिपीट करूँ, आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए, वो चीज़ बाहर नहीं आनी चाहिए। मतलब अभी अभी ये बहुत सिंपल है, बहुत सारी चीज़ें बहुत सिंपल है।
अच्छा, इसके ठीक है। इसके सारे रिकॉर्डिंग्स जो है कि हमें कहाँ, जो यूट्यूब हाँ, पे वो डाउनलोड करने मैं होंगे वो या रिकॉर्डिंग जो है पाइथन का जो मेरा चैनल है उस पे मैं एक फोल्डर क्लासरूम ट्रेनिंग्स के नाम से बनाऊंगा और उसको फिर आप लोगों को लिंक दे दूंगा, तो आप लोग उससे देख लीजिएगा। अच्छा, तो मैं स्क्रीन शेयर करूँगा। हाँ, आपको कुछ प्रॉब्लम है अभी पूछनी है? जस्ट एक चीज़ पूछना था, उसमें उसको मैं जो डाउनलोड कर रहा था उसमें। ठीक है, आप पूछ लीजिए। ठीक। 2-4 मिनट और कनेक्ट कर देंगे गाइस, देखते हैं क्या चीज़ है। नहीं, वो सिंपल सी चीज़ है ऐसा। मुझे ये बस एक छोटी सी चीज़ आपको दिखानी थी। पाइचा मैंने इंस्टॉल तो कर लिया, लेकिन उसका इनिशियली कुछ पाथ वगैरह मांग रहा है, तो एक बार आप देख दिखाइए, लेना। शेयर करिए आप इसको। तो शम्स कर रहे हैं, मैं कर लूँ अभी? हाँ, मैंने शुरू कर दिया। चलो ठीक है, पहले इनका देख लेते हैं। मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ, यस। ये मैं यहाँ नेक्स्ट किया, ये पाथ तो सेम होगा ना? हाँ, ये तो पाइचार्म का पाथ मांग रहा है इंस्टॉलेशन के लिए। इसमें कहाँ पे जाऊँगा? ये 3 4 सारे ऑप्शन सारे सारे चेक कर दिए। ये तो उस दिन ही बता दिया था मैंने, सारे चेक। उस मैं दिन थोड़ा सा मिस मतलब किया था। मैंने भी उस मैं दिन कल नहीं किया था, मैंने भी आज ही कराया, तो थोड़ा इशू था सिस्टम में, वो ठीक करा ये रहा ठीक था। है ना, बस इंस्टॉल कर दो। इंस्टॉल नहीं, कर दो, कोई इसमें पाइथन कहाँ आ रहा है? कहीं आ ही नहीं रहा लिख के। कोई दिक्कत नहीं है, इसको इंस्टॉल अच्छा, कर दो। आपने पाइथन पाइचार्म सेलेक्ट करवाया था ना? पाइचार्म है ये। क्या पाइथन के लिए कुछ अलग से कुछ करना पड़ेगा क्या? नहीं, आपने पाइथन इंस्टॉल कर ली ना पहले? नहीं, पाइथन तो इंस्टॉल नहीं किया था, वो कैसे होता है? वो मुझे नहीं बोला। कोई नहीं, इस पाइचार्म के बाद आप पाइथन इंस्टॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। पहले वैसे आपको पहले जो है पाइथन इंस्टॉल करनी थी, फिर पाइचार्म करना था, तो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे ख्याल से। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इंस्टॉल करो। तो ये उसका इंस्टॉल हो रहा है आपका, ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसका उसका लिंक क्या है पाइथन का? python.org। ये डाउनलोड डायरेक्टली ना डाउनलोड पाइथन डाल देते